सेव नहीं होता, रोटेट होके सेव नहीं होता, हो जाता है ना सेव, बस ठीक है। लैपटॉप उल्टा कर लो अदरवाइज सेव तो होता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। या अपने मोबाइल में देखो, मोबाइल में लगा लो, ग्रेविटी वाला इफेक्ट जो होता है उससे उल्टा कर लो और फिर उसका वो हटा दो, उसका इफेक्ट जो होता है रोटेशन वाला इफेक्ट हटा दो, नहीं उल्टा करके देख लो। चलिए है जी, हाँ हाँ चलिए स्टार्ट कर। तो अपने को पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने करवा दिया था स्टार्ट, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा था कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है। तो आज आप लिखिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक है, ये रोटेट नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस which is used to step up or step down. Transformer is a static electromagnetic device which is used for stepping up or stepping down the voltage or current without changing the frequency. Transformer is a static electromagnetic device which can be used for stepping up or stepping down voltage or current without changing its frequency. फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना ये वोल्टेज या करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। पावर रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। पावर डज नॉट चेंज, पावर रिमेन्स सेम ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, इसकी एप्लीकेशन बताइए, इसकी एप्लीकेशन बताइए क्या क्या होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन लिखिए। सबसे पहला तो ये स्टेटमेंट में ही लिख दिया आपने, क्या स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है। वो स्टेपिंग अप एंड स्टेप डाउन, वो स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन करंट एंड वोल्टेज। सबसे पहला लिखिए, वो स्टेपिंग अप एंड डाउन, वो स्टेपिंग अप एंड डाउन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आता है। दूसरा लिखिए, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। अभी आपको पता चलेगा क्या होता है ये, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है। इम्पीडेंस मैच करने के काम आता है, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। दूसरा लिखिएगा, तो मैंने बताया फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। दूसरा आप लिखिए, नेक्स्ट है आपका फॉर आइसोलेशन। फॉर आइसोलेशन, आइसोलेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा, देखते हैं क्या होता है ये। तीसरा लिखिए, फॉर फिल्टरिंग डीसी फ्रॉम एसी। फॉर फिल्टरिंग डीसी फ्रॉम एसी। डीसी को एसी से फिल्टर आउट करने के काम आता है, ठीक है। और कई सारी जगह पे हार्मोनिक रिड्यूस करने का काम आता है, जैसे आप इन्वर्टर में पढ़ते हो, ठीक है। तो वो जो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बट जनरली यूज होता है, ठीक है। बट आप इसको छोड़िए। तो कुल मिला के मैंने कितने एप्लीकेशन लिखवाए इसके? 4 एप्लीकेशन लिखवाए, ठीक है। तो इनको जरा डिस्कस करते हैं धीरे धीरे और जरा देखते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का क्या प्रिंसिपल है और कैसे वो इन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इसका प्रिंसिपल पढ़ना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, कैसे काम करता है और फिर इसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप लिखिए प्रिंसिपल, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका प्रिंसिपल समझते हैं। किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है, क्या इसका असली लॉजिक होता है, इसके अंदर की कहानी क्या होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास एक कॉइल है, मेरे पास एक कॉइल है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एसी सप्लाई दी, बाद में देखेंगे डीसी सप्लाई देने से क्या होगा, और एसी प्लस डीसी दे दूंगा तो क्या होगा, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या किया, फिलहाल मैंने इसके अंदर एसी सप्लाई की है, इसकी N1 टर्न्स, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स इज N1, ठीक है। और मैंने VT सप्लाई किया है और VT मेरा साइनसॉइडल है, VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा, मान लीजिए ये। तो चूंकि ये मैंने लपेट रखा है, 10 टर्न्स लपेटी हुई है,
तो टर्न्स लपेटने से इंडक्टर बन जाता है, इंडक्टर बन जाता है। इंडक्टर क्या आएगा बता देना, इंडक्टेंस क्या आएगा इसका, जे ओमेगा एल। जे का मतलब आयोटा होता है, इमेजिनरी पार्ट, मतलब 90 डिग्री अपार्ट जो होता है ना, 90 डिग्री इसका एंगल होता है। जे का मतलब क्या होता है, एक होता है रियल एक्सिस और एक होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो जे तो यहाँ पे आएगा ना 1 जे, जे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा ना, इसका मतलब रियल से कितना डिग्री इधर है 90 डिग्री। तो इसका मतलब जे का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो 1 होता है और जे का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90। पोलर फॉर्म देखो ना, इसका मतलब जे को अगर मुझे लिखना होगा तो क्या होगा 1 एंगल 90। ए प्लस जे बी जैसे होता है ना, ए प्लस जे बी, उसको आप किस तरह से लिखते हो, आर एंगल थीटा। और आर की वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा क्या होता है बताओ जरा, tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे ए प्लस जे बी ही है, 0 प्लस जे1 है ये, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी। तो आप इसको आर एंगल थीटा में कन्वर्ट कर लो, आर इज 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1, एंड एंगल इज tan इनवर्स ऑफ 1 by 0, तो tan इनवर्स 1 by 0 इज इंफिनिटी एंड 90, इंफिनिटी बन जाएगा, tan इनवर्स लोगे तो 90 बन जाएगा, करेक्ट है। तो ये होता है 1 एंगल 90, ठीक है, जे ओमेगा एल। अब जरा देखिए इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं, साइन को रेफरेंस मान लूं, तो क्या बनेगा ये Vm एंगल 0। ये कुछ लोग जानते नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई एंगल ऐड नहीं है, इसमें कोई एंगल ऐड नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको Vm और एंगल 0। इस अंडरस्टूड है कि ये क्या है Vm sin ओमेगा t, ठीक है, Vm sin ओमेगा t। तो ये मैंने पोलर फॉर्म में लिख दिया। ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है साइनसोइडल क्वांटिटीज का, ठीक है, ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है साइनसोइडल क्वांटिटीज का। हालांकि ये भी देखा जाए तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे लिखते हो, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, फिर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, बस इसको फेजर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे होता Vm sin ऑफ ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, तो इसको क्या लिखते हैं, अगर साइन को रेफरेंस मान रहा हूँ Vm एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि एक तरह से फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है साइनसोइडल क्वांटिटी का, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। हालांकि देखा जाए तो सेम ही चीज है, ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये साइनसोइडल क्वांटिटी है, लेकिन हमें पहले ही पता है कि ये साइन वेव है, तो दिमाग में रखेंगे कि ये साइन वेव से आया है, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। कहीं आप सोचोगे ये तो आर एंगल थीटा वाली फॉर्म आ गई, तो ए प्लस जे बी, मतलब एक रियल पार्ट होगा और एक इसके अंदर क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। इस तरह का कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि एक्चुअल में ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आप बस थोड़ा सा रखिए ध्यान में, ये साइन से निकला है। अच्छा, अगर ये होता Vm cos ओमेगा t, तो क्या लिखते इसको Vm एंगल 0 लिखते अगर cos को रेफरेंस लेते। लेकिन मान लीजिए मैं साइन को रेफरेंस ले रहा हूं, तो फिर इसकी वैल्यू क्या है, तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट करो, Vm sin ओमेगा t प्लस 90, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। अगर आप साइन को रेफरेंस ले रहे हो तो ये क्वांटिटी क्या बनेगी बताओ जरा, इस क्वांटिटी को क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ जरा, Vm एंगल 90। अगर आप cos को रेफरेंस ले रहे हो, रेफरेंस वैल्यू इज साइन, सॉरी यहाँ पे साइन रेफरेंस, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन रेफरेंस क्या है आपका साइन, तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट करो, फिर देखो क्या एंगल वो रिप्रेजेंट कर, ठीक है। लेकिन अगर सीधा cos को रेफरेंस लेना होता तो क्या लिखते इसको Vm एंगल 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मान लीजिए मेरा साइनसोइडल क्वांटिटी है Vm sin ओमेगा t प्लस 0 है, और अगर साइन को रेफरेंस ले लूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा फेजर फॉर्म में Vm एंगल 0, और ये है j ओमेगा l, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा l एंगल इज 90। j की जगह पे क्या लिख दो, j का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इज 1, एंगल कितना है 90, j ओमेगा l एंगल इज 90। इसका मतलब जो करंट आएगा वो क्या आएगा, करंट क्या आएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस, ठीक है, डिवाइड बाय इंपीडेंस। तो वोल्टेज कितना है बताओ जरा, Vm एंगल 0 डिवाइड बाई ओमेगा l एंगल इज 90, ये इसका रिएक्टेंस होगा ना, समझे, इंडक्टर का रिएक्टेंस ये होता है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे वोल्टेज जितनी है रिएक्टेंस जितना है, तो वोल्टेज डिवाइड बाय रिएक्टेंस या इंपीडेंस बोल दो इसको, आप डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, करंट कितना आएगा, करंट बताओ जरा, Vm बाई ओमेगा l, और एंगल कितना आएगा, ये एंगल ऊपर आगे क्या हो जाता है, जब डिवाइड में जब दो एंगल होते हैं तो ऊपर आगे क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट, 0 - 90,
मतलब क्या हो गया, Vm बाई ओमेगा एल, एंगल इज -9। बट हमने रेफरेंस किसको लिया था बताओ, साइन को। तो इसका मतलब अगर मैं इसको वापस साइन में कन्वर्ट करूं, करंट भी तो साइनसॉइडल आएगा, जब वोल्टेज साइनसॉइडल है तो करंट भी क्या आएगा, साइनसॉइडल तो आएगा। तो वापस इसको साइन वेव में कन्वर्ट कीजिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा Vm बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी -9। समझ आया करंट क्या आएगा। तो ये करंट इसमें फ्लो करेगा, तो डाउट है तो बताइए, करेक्ट है। तो करंट मेरा साइन वेव है, ध्यान से देखिए, करंट मेरा साइन वेव, कोस में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, साइन या कोस कितने लिख लो। तो बेसिकली ये साइन वेव की तरह मेरा करंट है, मतलब ऑसिलेशंस वैसे ही आ रहे हैं, बेशक वो साइन है या कोस है, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। हम लोग बोलते हैं भाई देखो, हम लोग बोलते हैं ये साइन वेव है और ये वाली कोसाइन वेव है, बट क्या ट्रांसफॉर्मर इन दोनों में डिफरेंस करता है। अगर मैं दोनों ट्रांसफॉर्मर के अंदर देना शुरू कर दूं तो क्या ट्रांसफॉर्मर इन दोनों वेव में डिफरेंस पैदा करेगा, क्या ट्रांसफॉर्मर को पता चल जाएगा कि एक बार उसमें इनपुट साइन हुआ है और एक बार क्या हुआ, कोसाइन हुआ है, ऐसा पता चलेगा ट्रांसफॉर्मर को? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज ट्रांसफॉर्मर को ओरिजिन नहीं पता, ट्रांसफॉर्मर को थोड़ी ना ओरिजिन पता है, ओरिजिन तो हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं ओरिजिन। ट्रांसफॉर्मर तो बस ये देखेगा कि क्या वेरिएशन आ रहा है, उसको नहीं पता ओरिजिन वहां पे था कि वहां पे था कि वहां पे था, वो ओरिजिन को नहीं पता। जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको ओरिजिन का नहीं पता होता, हम अपने अकॉर्डिंग ओरिजिन डिसाइड करते हैं, इसलिए साइन होना या कोसाइन होना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने बोला कि अगर एक इंडक्टर ले लूं, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, पहले थोड़ा सा नेटवर्क का बेसिक थोड़ा सा यूज होगा। मैंने बोला अगर मेरे पास कोई इंडक्टर है और अगर मैं उसमें वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो जो करंट है वो भी साइनसॉइडल आएगा। अगर वोल्टेज मेरी कैसी है, साइनसॉइडल, साइनसॉइडल वोल्टेज और करंट भी साइनसॉइडल आएगा, लेकिन जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है, 90 डिग्री पीछे है, नहीं समझे, मतलब जो करंट वोल्टेज अगर मेरी ऐसी है तो करंट का जो जीरो आएगा, इंक्रीजिंग जीरो, जीरो से जो पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है वो थोड़ा सा 90 डिग्री पीछे से आएगा, आप समझे, 90 डिग्री पीछे से आएगा, इस तरह का होगा, इंक्रीजिंग जीरो से इंक्रीजिंग पॉइंट, इसके जीरो से इंक्रीजिंग पॉइंट वाले से कितना पीछे आएगा, 90 डिग्री पीछे आएगा। लेकिन करंट भी आएगा कैसा, आएगा साइनसॉइड। आप लोगों से कोसाइन वेव है तो कोसाइन भी तो साइनसॉइड ही होता है। साइनसॉइड का मतलब क्या होता है, साइन वेव और कोसाइन दोनों उसी में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के करंट भी साइनसॉइड आएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया। और करंट 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस, बिकॉज ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है, क्योंकि ये इंडक्टर लगा हुआ है, कॉइल जो है एक इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होता है बताइए, करंट जो होता है वो क्या करता है, लैग करता है, ठीक है, वोल्टेज से लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है। चलिए, तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता था, अब थोड़ा आगे बढ़ते। तो मैं वापस इसी पॉइंट पे आता हूँ। मैंने बोला मेरे पास एक कॉइल है और मैंने एसी सप्लाई इसके अक्रॉस लगा दी है। अब करंट कैसा आएगा आप जानते हो, कैसा आएगा बताओ, साइनसॉइडल, करंट आपका साइनसॉइडल आएगा, ठीक है। तो अगर करंट साइनसॉइडल आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी n1, ठीक है, करंट है साइन वेव, ठीक है। तो जो फ्लक्स आएगा वो क्या है, पहले तो एमएमएफ आएगा ना, कल मैंने बताया था, सबसे पहले तो क्या आएगा, एमएमएफ। एमएमएफ क्या आएगा बताओ जरा, n1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, वो क्या होगा एमएमएफ। तो क्या आएगा वो एमएमएफ कितना आएगा, n1 इंटू करंट की वैल्यू क्या है, Vm बाई ओमेगा एल को आई नोट लिख देता हूँ, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90, इस तरह से आएगा। अगर ये Vm साइन ओमेगा टी है, अगर ये Vm साइन ओमेगा टी है तो इस तरह का आएगा, एमएमएफ इस तरह का आएगा, ठीक है। मैं इसको मैं भी इस तरह से लिख लेता हूँ, जरा देखिए, अच्छा ठीक है, एमएमएफ क्या आ गया। अब बताओ फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया n1 आई नोट बाई रिलक्टेंस इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। और इसको मैं फाई नोट लिख दूं, इसको मैं फाई नोट लिख दूं, तो फाई टी इज इक्वल टू फाई टी, क्योंकि टाइम का फंक्शन है ना ये, फाई टी इज इक्वल टू फाई नोट, इसको मैंने फाई नोट लिख दिया, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। मैंने बोला जो ये फ्लक्स निकलेगा, तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, जो यहां से फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा आपका, वो फाई नोट
कितना होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90, ये होगा। और जो करंट जा रहा है ये क्या है, ये है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90, करेक्ट है। इसका मतलब जिस फेज पे ये है, इसको फेजर फॉर्म में लिखोगे क्या लिखोगे, आई नॉट एंगल, और इसको अगर फेजर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस 90। अगर साइन में रेफरेंस ले लो, क्योंकि दोनों जगह साइन साइन है, तो एक को माइनस 90 लिखेंगे, दूसरे को भी माइनस 90 लिखेंगे, करेक्ट है। इसका मतलब जो करंट और फ्लक्स है वो क्या है, एक दूसरे के सेम फेज में। करंट और जो फ्लक्स है वो एक दूसरे के सेम फेज में, ठीक है। मतलब अगर करंट की वेव ऐसी है, मान लीजिए करंट की वेव इस तरह की है, तो फ्लक्स की वेव भी कैसी आएगी, ऐसी ही आएगी, बट एम्पलीट्यूड में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। फ्लक्स का एम्पलीट्यूड पर जीरो और मैक्सिमम पॉइंट कहां पे आएंगे, सेम पॉइंट पे आएंगे। मतलब फ्लक्स और करंट जो है ये है आई टी की वेवफॉर्म, और ये नीचे वाला क्या है, फाई टी की वेवफॉर्म। करंट और फ्लक्स बेसिकली क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। करंट एंड फ्लक्स सेम फेज में, करेक्ट है, सेम फेज में होते हैं। फॉर एयर कोल्ड कॉइल, फॉर एयर कोल्ड कॉइल, आयरन होगा तो ऐसा नहीं होगा, हम पढ़ेंगे ऐसा। आयरन में हम पढ़ेंगे करंट और फ्लक्स सेम फेज में नहीं होंगे, ठीक है। अगर आयरन आ जाए या कोई और कोर आ जाए बीच में, ठीक है, कॉइल के बीच में कोई कोर आ जाए, तो करंट और फ्लक्स सेम फेज में नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत एंगल का डिफरेंस हो जाएगा, वो पढ़ेंगे। बट फॉर एयर कोल्ड ट्रांसफॉर्मर और एयर कोल्ड कॉइल, एयर कोल्ड का क्या मतलब होता है, बीच में जो कोर है, बीच में जो कॉइल जो मैंने वो बनाया है कॉइल, उसके बीच में क्या है, आयरन नहीं है, उसके बीच में क्या है, एयर। जैसा कि ये है, जैसा कि ये, इसमें अगर मैं आयरन निकाल दूं तो बेसिकली ये क्या है, एयर कोड, ठीक है, इसमें एयर है और ऊपर टर्न्स लगी हुई, ठीक है, तो बेसिकली एयर कोड कॉइल। तो इसके अंदर जो फ्लक्स और करंट होगा वो सेम फेज में आएंगे। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों, ठीक है। फिलहाल आपके स्टार पॉइंट करके रखें, और आगे हम देखेंगे कि डिफरेंस पैदा होगा, उस एंगल को हम हिस्टेरेटिक एंगल बोलते हैं। थोड़ा बहुत एंगल का डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ हिस्टेरेसिस, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वो चीज, देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए। फिलहाल मैं एयर कोड ट्रांसफॉर्मर लेके चल रहा हूँ। मैंने बोला, सुनिए भाई, मैंने बोला कि जो करंट है वो साइनसॉइडल है, तो जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या आएगा, साइनसॉइडल। अब सुनिए, ये जो फ्लक्स है ये क्या कर रहा है इस कॉइल में। अब मैंने बोला, अब मैं एक बार वापस आ रहा हूँ दोबारा। अब ये 90 वाला फैक्टर जो है ना, ये मैं बार बार अगर आगे लेके चलूंगा तो मुझे बार बार इस 90 वाले फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, 90 वाले फैक्टर को हटा देता हूँ। कैसे हटाऊं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक कॉइल है, उसमें जो करंट आ रहा है आई टी, वो आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा। बेहतर मैं इसको साइन ओमेगा की अज्यूम कर लूँ, तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा बताओ, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 होगा। फिर वो जो करंट ऑलवेज 90 डिग्री पीछे होना चाहिए वोल्टेज से। अब इसमें ये पहले आगे है 90, तो ये कितने पे हो जाएगा, 0। देखो ना, करंट 90 डिग्री पीछे नहीं है इससे, तो ये बनेगा आई नॉट एंगल 0, और ये कितना है, वी नॉट एंगल 90। तो देखो 90 पीछे है, इसका मतलब ये भी ठीक है इस बार। लेकिन इस बार मुझे फायदा क्या होगा इसका, मुझे वो 90 वाला फैक्टर इसमें साथ लेके नहीं चलना, आप समझे। इससे फ्लक्स में भी 90 वाला फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए वो 90 वाले फैक्टर को मैं हटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि करंट मेरा ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं जानता हूँ कि फ्लक्स भी क्या आएगा, फिर इसमें करंट मेरा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरा आई टी करंट। तो जो इससे फ्लक्स निकलेगा वो जरा देखिए, जो फ्लक्स निकलेगा फाई टी, वो क्या होगा बताओ, फाई नॉट साइन ओमेगा। फ्लक्स इज ऑल्टरनेटिंग, फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग का क्या मतलब है, और फ्लक्स ऑलवेज क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, ऑलवेज याद रखिए, फ्लक्स ऑलवेज क्लोज लूप बनाता है। इस तरह का फ्लक्स निकलेगा, और जितना आप इसके नजदीक आओगे उतना क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स होगा। क्यों भाई, हाँ, क्योंकि पाथ की लेंथ देखो छोटी होगी, पाथ की लेंथ छोटी होने से जो पाथ का रिलेक्टेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, समझे। पाथ की यहाँ पे देखो लेंथ छोटी है, पाथ लेंथ छोटी है, तो पाथ लेंथ छोटी है तो रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फ्लक्स ऑलवेज कौन से पाथ से फ्लो करता है, मिनिमम रिलेक्टेंस। तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स तो यहीं से पास हो जाएगा। दूर जितना जाओगे फ्लक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, समझा। बिकॉज जितना दूर जाओगे रिलेक्टेंस उतना ही क्या हो गया, पाथ का बढ़ गया।
तो मैक्सिमम फ्लक्स तो यहीं से कवर कर जाएगा अपना, मैक्सिमम फ्लक्स तो यहीं से अपना पाथ बना लेगा, अपना लूप बना लेगा। जितना आप दूर जाओगे कम फ्लक्स आपको नजर आएगा। बट ये फ्लक्स कैसा है, ये टाइम वेरिंग फ्लक्स है, ठीक है। इसका मतलब जरा देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर और उससे क्या अफेक्ट पड़ेगा वो भी जरा देखते हैं। फ्लक्स मेरा इस तरह का है, फाई नॉट साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू फाई नॉट पे, ठीक है, ओमेगा टी है 0 पाई 2 पाई, इस तरह का फ्लक्स है। तो टाइम के साथ मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है। माने ऊपर वाले पॉइंट पे एक बार फ्लक्स पॉजिटिव था, पॉजिटिव होने का मतलब ऊपर से निकल रहा था और नीचे से क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था। तो ये पॉजिटिव फ्लक्स है, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव है, फिर यहां से यहां तक नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऊपर वाले पॉइंट से फ्लक्स निकल रहा है और उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऊपर बढ़ रही है, देखो ना, ये बढ़ रही है ना टाइम के साथ। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऊपर वाले पॉइंट पे बढ़ रही है, जो निकल रही है बाहर की तरफ, और अंदर वाले से क्या हो रही है, एंटर कर रही है और वो भी बढ़ रही है। क्योंकि ऊपर वाली बढ़ेगी तो नीचे वाली तो बढ़ेगी, वही लाइन तो घूम के और नीचे आएंगी। इसका मतलब क्या होगा जरा देखिए, ऊपर वाले पे फ्लक्स बढ़ेगा टाइम के साथ, नीचे वाले के साथ नीचे वाला भी बढ़ा, यहाँ पे पीक पे आ गया, ठीक है। उसके बाद वापस फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 पे आ रहा है, वापस 0 पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ बताओ, उल्टा हो गया, डायरेक्शन उल्टी होगी। नॉर्थ नीचे बन गया और साउथ ऊपर बन गया। ऊपर से एंटर कर रही है इस बार, नीचे से लीव कर रही है। तो जहां से लीव करनी है एयर के अंदर वो क्या होता है, नॉर्थ। तो नीचे वाला नॉर्थ बन गया, पीक पे गया, पीक पे गया, अब वापस क्या हो गया, कम हुआ और फिर से उल्टा हो गया, फिर से इस तरह। तो इस तरह का फ्लक्स यहाँ पे बनेगा, इस तरह का फ्लक्स यहाँ पे ऑल्टरनेट कर रहा है। और कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब 1 सेकंड में 50 बार, बल्कि नॉर्थ 1 सेकंड में, ऊपर वाला नॉर्थ 1 सेकंड में 1 बार बनेगा, ठीक है ना। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में 50 बार बनेगा। 50 बार ऊपर वाला जो पॉइंट है वो 1 साइकिल में 1 बार बन रहा है ना। तो 50 साइकिल में कितनी बार नॉर्थ बनेगा, 50 बार, देखो ना। एक बार जब ये ऊपर पॉजिटिव होगा तब नॉर्थ बनेगा। इसका मतलब 1 साइकिल तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक एक साइकिल में 1 बार ऊपर वाला पॉइंट क्या बनता है, नॉर्थ। तो 1 सेकंड में 50 साइकिल है, तो 50 बार ऊपर वाला क्या बनेगा, नॉर्थ। तो बहुत फास्ट, आप सोचो 1 सेकंड में 50 चीज, 50 बार। हम हमारी आंखें भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती कितना फास्ट है। आप जरा देखो ना, आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे घर में तो ऐसा होता है, मैं देखता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। आप ये फैन देखिए और ये ट्यूब देखिए, ये ट्यूब जो है 50 हर्ट्ज पे फ्लक्चुएट कर रही है, 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। क्या आप इस फैन की जो पंखे घूम रहे हैं इनको आप पकड़ पा रहे हो कि ये कौन सा फैन कहाँ चला गया, कौन सा पंखा कब आगे की तरफ घूम गया, कौन सी विंग आगे की तरफ, उस एक विंग को पकड़ पा रहे हो क्या? एक विंग के रोटेशन को नहीं पकड़ पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको और फास्ट कर दूं तो क्या होगा, तो आप और नहीं देख पाओगे इसको। इमेजिन करो मैं आपके चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं ऐसे, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दूं, और बढ़ाना शुरू कर दूं, और बढ़ाना शुरू कर दूं, और बढ़ाना शुरू कर दूं, आपको देखना मुश्किल हो जाएगा, मुझे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे देखोगे ना मेरी तरफ, अगर मेरे को देखना शुरू कर दो, लेकिन मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाते जा 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 रहा हूँ, और इतनी फास्ट कर दी कि स्पीड लाइट के बराबर कर दी, तो क्या होगा, मैं दिखूंगा नहीं आपको, ठीक है, मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, बिकॉज आपकी आंखें उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पा रही, आपकी आंखें पकड़ नहीं पाएंगी उस चीज को, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज हो रही है, जो फ्लक्स है वो 1 सेकंड में 50 बार हो रहा है, ठीक है। मैं नहीं महसूस कर पाऊंगा, आपको मटेरियल है वो भी नहीं महसूस कर पाएगा, मटेरियल को क्या अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा दो चुंबक का, तो चुंबक का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से तो रिपेल होगा, यहाँ पे जब नॉर्थ बनेगा उससे तो रिपेल होगा, और साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा नहीं। तो एक बार अट्रैक्ट होना चाहिए और एक बार चुंबक क्या होना चाहिए, रिपेल। लेकिन अगर आप इसके ऊपर चुंबक लगाओगे, परमानेंट मैग्नेट जब आप लगाओगे नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल ना तो अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। क्यों? क्योंकि इतना फास्ट है नीचे वाला नॉर्थ एंड साउथ, उसका जो ऑन एन एवरेज जो आएगा, एक बार अट्रैक्ट हुआ, एक बार रिपेल हुआ, एक बार अट्रैक्ट हुआ, तो और इतने जल्दी जल्दी वो होगा, आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा यार, मतलब। लेकिन असली में तो चुंबक को पता है कि वो एक बार अट्रैक्ट हो रही है और एक बार रिपेल हो रही है, लेकिन आपको नहीं नजर आएगा वो। क्यों नहीं नजर आएगा? आपको लगेगा यार ना तो ये अट्रैक्ट हो रही है ना रिपेल हो रही है, क्योंकि वो इतना फास्ट प्रोसेस है अट्रैक्शन और रिपल्सन का, आपकी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती। और अल्टीमेटली होगा ये कि चुंबक एक बार अट्रैक्ट होगी, एक बार रिपेल, तो ऑन एन एवरेज आपको नजर आएगा, और एवरेज क्या नजर आएगा, कोई अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। बट एक्चुअल में अट्रैक्ट होगा, ठीक है, समझ आया, अट्रैक्ट भी होगा, रिपेल भी होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो फ्लक्स है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है।
मतलब ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग फ्लक्स। अब सुनिए, ये फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, सराउंडिंग में जा रहा है। अब मैंने क्या किया, सराउंडिंग में एक और मेरे पास कॉइल है और उसमें N2 टर्न्स है, उसमें N2 टर्न्स है। अब जरा देखिए क्या होगा, इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है उसका कुछ पार्ट, कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए 100% यहां से निकला तो उसका मे बी 2% इसमें से जाएगा। उस फ्लक्स को मैं बोल रहा हूं phi12, मतलब वो फ्लक्स जो 1 कॉइल से निकला है और 2 के अंदर गया है वो phi12 है। और वो कितना है, phi12 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा। जो phi0 है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसका कितना परसेंट है, 2% और sin ओमेगा, करेक्ट है। इतना फ्लक्स इसके अंदर से गया है, इतना फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है। जो इसमें से टोटल निकला उसका 2% इसमें से जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो क्यों 2% जा रहा है, बिकॉज़ ये दूर है ना, तो बहुत सारा फ्लक्स तो पहले ही एयर में अपना पाथ बना गया। मान लीजिए 2% दूसरे में से पास हो गया, तो अब ये फ्लक्स भी ऑल्टरनेटिंग है, इसकी वैल्यू भी तो ऑल्टरनेट करिए, देखो ना, जो phi12 है जो इसमें से पास हो रहा है वो भी तो ऑल्टरनेटिंग है। क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये जो फ्लक्स है जो इसमें से जा रहा है ये इस कॉइल में से ऑल्टरनेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब कॉइल को पसंद है कहीं, कोई भी लूप होता है उसको कभी पसंद नहीं होता कि उसके थ्रू जो फ्लक्स जा रहा हो वो चेंज करे। ना तो इस कॉइल को पसंद है, क्यों, इस कॉइल को क्या पसंद नहीं है, जो तो सारा का सारा फ्लक्स है वो इस कॉइल के अंदर से जा रहा है ना, सारा का सारा जो फ्लक्स है वो कौन सी किस में से जा रहा है, इस कॉइल के अंदर से जा रहा है। इसका मतलब phi0 sin ओमेगा t इस कॉइल के अंदर से जा रहा है और फिर फैल रहा है, फिर फैल रहा है, और जो फ्लक्स है वो इस कॉइल का वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ। तो क्या इस कॉइल को पसंद होगा, वो इस कॉइल को भी पसंद नहीं होगा। क्यों भाई, नेचर की सिमेट्री को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो उसको गुस्सा आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये क्या होगा, इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा है और वो है phi0 sin ओमेगा t, उसका कुछ पार्ट इधर आ रहा है इस कॉइल में, वो है इतना, और वो भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल में भी और इस कॉइल में भी, तो अब होगा ये कि ये कॉइल और ये कॉइल दोनों को चेंज पसंद नहीं है फ्लक्स का। दोनों बोलेंगे कि ये चेंज, जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है इसको रोकिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए कॉइल क्या करेगी, ये वाली कॉइल क्या करेगी। सुनिए, ये कॉइल जानती है कि मुझे इस फ्लक्स को रोकना है, ये जो फ्लक्स, क्योंकि चेंज हो रहा है फ्लक्स, इसलिए इसको रोकना है मुझे, मेरे अंदर से कोई बदलाव। आप सोचो ना, आपको कोई ऐसे हिलाता रहे, कभी इधर मारे थप्पड़, कभी इधर मारे थप्पड़, तो क्या होगा, आप बोलोगे यार खत्म करो ये कहानी, ठीक है, मतलब पसंद नहीं है, ठीक है, इस तरह ऑसिलेट करना ठीक नहीं है, आप ये रोकिए। अपोज करोगे, आप सिमेट्री में रहना पसंद करते हो, आप बैठे हो तो बैठे रहना पसंद करते हो, मूविंग हो तो मूव करते रहना पसंद करते हो, आपकी बॉडी का नेचर है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा, आप चाहते हो कि रोका जाए। अब ये कॉइल क्या बोलेगी सोर्स को, भाई ये रोक दो, ये फ्लक्स का चेंज नहीं सही है, लेकिन सुने कोई नहीं सुनेगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये कॉइल क्या करेगी, इस फ्लक्स को अपने आप कम करेगी। कैसे कैसे कम करेगी, जैसे एडी करंट में आप देखते थे, कल मैंने समझाया था, एडी करंट में तो जो मटेरियल था उसने अपने अंदर क्या पैदा कर लिया था, करंट इंड्यूस कर लिया था, करंट से फ्लक्स को पोज कर रही है। क्या यहाँ पे ये करंट इंड्यूस करेगी क्या, अब यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं करेगी, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। क्या कोई क्लोज लूप है क्या इसमें ऐसे क्लोज लूप है, वो तो मटेरियल था, मटेरियल में तो क्या बन गए थे, छोटे छोटे क्लोज लूप बन गए थे। यहाँ पे कहाँ क्लोज लूप है, यहाँ पे तो करंट इधर से आ रहा है। तो अब ये इस केस में कॉइल क्या करेगी, इस केस में कॉइल जानती है कि फ्लक्स को कैसे अपोज किया जाए। कॉइल को ये पता है कि मैं कोई मटेरियल तो हूं नहीं कि मैं छोटे छोटे लूप बना दूं, इसलिए कॉइल क्या करेगी, इस करंट को ही कम करेगी जो पीछे से करंट आ रहा है। ये सोर्स को बोलेगी कि तुम बंद करो ये ड्रामा अपना, करंट लाना मेरी तरफ बंद करो, लेकिन सोर्स नहीं सुनेगा, बोलेगा कि मैं तो इतना ही करंट दूंगा। तो फिर कॉइल क्या करेगी, कॉइल इस करंट को डिक्रीज करेगी। अब कैसे डिक्रीज करेगी जरा देखिए, मैं आपको एक बेसिक थ्योरी समझा रहा हूँ, उससे आप जरा देखिए। जैसे ये 10 वोल्ट है और मान लीजिए ये 4 ओम है, तो या 2 ओम है, करंट कितना है 5 एम्पीयर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑपोजिट पोलैरिटी की बैटरी लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ओम दिखा 5 एम्पीयर आएगा। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, अब बताओ करंट कितना आएगा, अब 4 एम्पीयर आएगा। टोटल लूप की वोल्टेज देखो 8 वोल्ट है, 10 माइनस 2, तो टोटल लूप में कितनी वोल्टेज है 8, और रेजिस्टेंस कितना है लूप का, कितना है 2 ओम, तो अब करंट कितना आएगा 4 एम्पीयर। करंट कम हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब करंट को कम करने का एक तरीका है क्या,
ऑपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज इंड्यूस कर दो। जो सोर्स वोल्टेज है उसके ऑपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज यहाँ पे ले आओ, अपने आप करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कॉइल क्या करेगी, उस करंट को कम करने के लिए, जिसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है, क्या करेगी, यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस कर लेगी इस टर्मिनल, और जो ये वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी वो इसके क्या होगी, ऑपोजिट पोलैरिटी होगी, सो दैट इसको अपोज कर सके। नहीं समझे? सो दैट इसको, जैसे यहाँ पे ना प्लस माइनस, तो ऊपर प्लस आएगा, इसका नीचे माइनस आएगा, तभी तो अपोज होगा ना, तभी तो माइनस आएगा केवीएल में। आप समझे? इसका मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज इंड्यूस करेगी, और कितनी वोल्टेज होगी वो होगी N1 d∅dt। जिससे जितना फास्ट आप फ्लक्स को चेंज करोगे इसके अंदर, उतनी ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगी, उतना ज्यादा गुस्सा आएगा उसको, क्योंकि आप फ्लक्स को क्या कर रहे हो, जल्दी चेंज कर रहे हो। तो जितना जल्दी आप फ्लक्स को चेंज करोगे उतना ज्यादा ये वोल्टेज इंड्यूस करेगी, आप उतना ज्यादा इसको गुस्सा आएगा, उतना ज्यादा ये करंट को डाउन करने की कोशिश करेगी। समझे? तो इसका मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी N d∅dt। करेक्ट है? फाई की वैल्यू क्या है, इसके अंदर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, सारा का सारा फ्लक्स निकल रहा है इस कॉइल में से, और उसकी वैल्यू है ये। इसका मतलब कितना वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी यहाँ पे Vt, या इसको मैं ET बोल रहा हूँ, ET, जो ET वोल्टेज है इन दोनों टर्मिनल के बीच, E1T बोलिए आप इसको, E1T इंड्यूस्ड वोल्टेज, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, जो वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, जरा देखिए E1T की वैल्यू क्या है, बता जरा। E1T इज, बताइए क्या आएगा, N1 d/dt ऑफ phi t की वैल्यू क्या है, sin ओमेगा t, क्या बन गया ये, N1 phi नॉट ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t, है जी? करेक्ट है? कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ये वोल्टेज यहां पे इंड्यूस कर दो E1T। ठीक है, अब सुनिए क्या होगा, अब सुनिए क्या होगा, सेकेंडरी साइड क्या होगा, इसकी दूसरी साइड, यहां पे भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल में से, इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसको भी पसंद नहीं है ये चीज, ये बोलेगी कि ये ठीक नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, आप फ्लक्स को रोको, इस चेंज को, लेकिन सुनने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, ये सुनने वाला है ही नहीं कोई। अब ये क्या करेगी, इसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, कि करंट फ्लो कराए, उस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराए, सच दैट अगर नीचे की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें करंट उस डायरेक्शन में आ जाए, सो दैट उस फ्लक्स को क्या किया जाए, अपोज किया जाए। मान लीजिए नीचे की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो एक किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी, बताओ, इस डायरेक्शन में, सो दैट फ्लक्स इसका क्या है, ऊपर की तरफ। देखो ना, इसमें करंट ऐसे आना चाहिए, उससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाओ, फ्लक्स किधर आया, ऊपर की तरफ। समझा? इसका मतलब ये कॉइल क्या करेगी, ये कॉइल करंट को लेके आएगी अपोज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई वोल्टेज सोर्स तो लगा नहीं इधर कि भाई इधर वोल्टेज की वैल्यू को कम कर दे लूप में, नहीं, इसका वो चीज तो है नहीं। बट इसके पास क्या है, ये करंट को फ्लो करा सकती है। करंट को फ्लो तब कराएगी जब यहाँ पे क्या लग जाए, लोड, क्योंकि क्लोज लूप है तो करंट फ्लो करेगा। नहीं समझे? तो सुनिए जरा, देखिए इस कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स तो इसमें भी पास हो रहा है, और वो भी चेंजिंग फ्लक्स, टाइम वेरिंग फ्लक्स पास हो रहा है। तो टाइम वेरिंग फ्लक्स से इस कॉइल को भी परेशानी होगी, ये बोलेगी कि जी फ्लक्स का चेंज मुझे पसंद नहीं है, आप उसको रोको। सुनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे इस केस में, और इसके सेकेंडरी साइड कोई सोर्स भी नहीं लगा, या फिर ये देखेगी कि मेरे अक्रॉस तो कोई सोर्स भी नहीं लगा यार जिसको मैं अपोज करूं। भाई जैसे इस कॉइल ने सोचा था, इस कॉइल ने सोचा था मेरे अक्रॉस सोर्स लगा हुआ, तो बेहतर है मैं सोर्स की वोल्टेज को अपोज करूं, सो दैट करंट क्या हो सके, कम हो सके, उससे फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि करंट ही तो है जो फ्लक्स को पैदा करता है। ठीक है, अब ये कॉइल क्या सोचेगी, इसके पास तो कोई सोर्स नहीं है, इसको लगेगा यार पता नहीं क्या लगा हुआ है पीछे। अगर इसको पता होता कि वोल्टेज सोर्स लगा तो अपोज कर देती है। प्रॉब्लम ये है कि इसको ये नहीं पता कि क्या लगा हुआ है पीछे, क्योंकि ये तो एयर है बीच में, तो चुंबक आ रही है अपने आप, इसको पता नहीं है, आइसोलेट हो रखी है, वाया मैग्नेट इसको कुछ मिल रहा है, लेकिन मैग्नेट से इसको ये नहीं पता कि पीछे सोर्स लगा हुआ। ये क्या करेगी, उस फ्लक्स को अपोज करेगी, ये कोशिश करेगी कि करंट फ्लो हो, और करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो सच दैट अगर ऊपर से फ्लक्स नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए ये वाला जो फ्लक्स है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका खुद का फ्लक्स किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ फ्लक्स आने के लिए इसमें करंट किधर होना चाहिए, कॉइल में, इस डायरेक्शन में। नहीं समझे? इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी। ठीक है, लेकिन करंट तो तब फ्लो कराएगी जब क्लोज पाथ हो, नहीं, इसके पास तो क्लोज पाथ है ही नहीं, तो फिर ये क्या करेगी, फिर ये मौके की तलाश में बैठी। कौन से मौके की तलाश, मुझे क्लोज पाथ बनने दो, मेरा स्विच क्लोज होने दो एक बार, ठीक है, तब मैं करंट फ्लो कराऊंगी। इसका मतलब उससे पहले फिर क्या करेगी, उससे पहले पूरी तैयारी करके रखेगी कि मैं इंतजार में हूँ क्लोज पाथ की। उससे पहले की तैयारी क्या करेगी, वोल्टेज बना के रखेगी, सो दैट जैसे ये क्लोज हो, वो जो वोल्टेज इसने बना के रखा है इंटरमिनल पे,
वो क्या फ्लो कराए? करंट फ्लो कराए। इसका मतलब ये क्या करेगी? ये वोल्टेज को इंड्यूस करके रखेगी, बस करंट नहीं फ्लो करा पाएगा। ये मजबूर है। मजबूर इसलिए है बिकॉज क्लोज पाथ नहीं है, नहीं समझे? तो ये मजबूर बैटरी है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये करंट फ्लो करा नहीं सकती बिकॉज क्लोज पाथ नहीं है, तो इसलिए सिर्फ वोल्टेज को इंड्यूस करके रखेगी। ये इंतजार करेगी किसका? कि कब मेरा पाथ क्लोज होगा और कब मेरे अंदर करंट आएगा। करंट आते ही फिर क्या होगा? इस फ्लक्स को अपोज करेगी। जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो ऐसी डायरेक्शन आएगी सच दैट उस करंट से जो फ्लक्स बनेगा वो इस ओरिजिनल फ्लक्स को क्या करे? अपोज करे। समझा? तो ये इंतजार में बैठी। तो यहाँ पे एक वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगी, वोल्टेज इंड्यूस करके रखेगी लेकिन, और वो वोल्टेज कितनी होगी? N2, क्योंकि इसके नंबर N2 है, N2 d/dt ऑफ, बताओ क्या है? फ्लक्स कितना है इसमें? 512T। इसी की वजह से तो वोल्टेज पैदा होगी ना इसके अंदर। और इसकी वैल्यू पुट करो जरा आप, ये इसकी वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? N2 d/dt ऑफ 5 नॉट इंटू 0.02, क्योंकि 2% आ रहा है इसके अंदर, ठीक है? 5 नॉट इंटू 0.02 साइन ओमेगा टी। बताओ कितना बना ये बना N2 5 नॉट इंटू 0.02 ओमेगा, और साइन की जगह पे क्या आ गया? कोस ओमेगा टी। ये वोल्टेज यहाँ पे V2 पैदा हो जाएगी, या E2 बोलिए इसको। ये E2 वोल्टेज इस टर्मिनल पे आ जाएगी। पोलैरिटी का मुझे नहीं पता, पोलैरिटी मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी दिखा दी है यहाँ पे, किस पोलैरिटी की वोल्टेज पैदा हो, ये आर्बिट्रेरी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे। पोलैरिटी के बारे में बाद में देखेंगे कैसी पोलैरिटी आएगी, ठीक है? फिलहाल मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या पोलैरिटी है, बट मुझे ये पता चल गया कि E2 मेरा जो आएगा वो ये आएगा, ये वोल्टेज मेरी इंड्यूस होगी। करेक्ट है? ये मुझे पता चल। अब सुनिए, E1 और E2, E1T तो ये था और ये E2T था, E2 स्मॉल में लिखा है मैंने, ये E1T है और ये E2T। ध्यान से देखिए, ये भी कोस ओमेगा टी, ये भी कोस ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों किसमें है? सेम फेज में, बट इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? N1 5 नॉट ओमेगा, और इसका कितना है? N2 5 नॉट ओमेगा, इनटू में कितना है? 0.02, क्योंकि फ्लक्स जो पास हो रहा है इसमें वो 0.025 नॉट पास हो रहा है। समझा? तो कम फ्लक्स पास हो रहा है तो कम वोल्टेज यहाँ पे बिल्डअप होगी, ठीक है? यहाँ पे कम वोल्टेज बिल्डअप होगी। अब सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इस कॉइल को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं धीरे धीरे इस कॉइल को आगे बढ़ाऊंगा तो होगा क्या बताइए? इसके जो टर्मिनल है उनके ऊपर वोल्टेज क्या होने लग जाएगी? बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगी। जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा धीरे धीरे क्या होगी? टर्मिनल की वोल्टेज बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिलहाल तो 2% पास हो रहा है ना फ्लक्स में। जितना ये नजदीक आएगा इसके, परसेंटेज ऑफ फ्लक्स जो इसमें से निकल रहा है और जो इसमें से पास हो रहा है, इसका वो फ्लक्स जो इसमें से पास हो रहा है दूसरी कॉइल में, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इट मींस अगर मैं इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दूं तो मेरी जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो क्या होना शुरू करेगी? इंक्रीज होना शुरू करेगी। अब आप इमेजिन कीजिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रही है। अब मैंने क्या किया? मैं बिल्कुल पास में ले आया इसके, बिल्कुल पास। अब फिलहाल एयर है लेकिन बीच में, और बिल्कुल पास में ले आया। गैप बहुत कम है, जैसे कि यहाँ पे एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, ठीक है? इस जगह पे देखिए, पीछे दिख रहा है अभी, यहाँ पे प्राइमरी एक सेकेंडरी है, ठीक है? बीच में गैप ये है, तो मैं पास में ले आता हूँ उसको। दूर दूर थी पहले, कोई वोल्टेज बहुत मिनिमम वोल्टेज थी, बहुत ही कम थी। जैसे मैं इसको पास में लेके आया, सेकेंडरी साइड एक तरफ तो फिक्स है, दूसरी तरफ से पास में लेके आया तो क्या होगा? दूसरी साइड में कॉइल में क्या होने लग जाएगा? वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो सारा फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है वो तो इधर भी लूप बना रहा है एयर में, वो तो यहाँ भी लूप बना रहा है, चारों तरफ बना रहा है ना वो तो यहाँ से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा उसका अब कुछ 40% इसमें चला जाएगा, सारा नहीं जा पाएगा। क्योंकि 50 इधर जा रहा है, 50 इधर जा रहा है, और 50 में से भी 40 इधर जाएगा, तो बाकी तो इधर से भी तो लूप बनाएंगे। नहीं समझे क्या? मतलब अब 40% इसमें से जा पाएगा, मान लीजिए, जस्ट रफ आइडिया दे, ठीक है? तो उससे क्या होगा बताइए? उससे जो वोल्टेज बिल्डअप होगी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? सेकेंडरी साइड N2 5 नॉट इंटू पता है क्या होगा? 0.40 कोस ऑफ ओमेगा टी, समझ आया? और इंटू में ओमेगा भी आएगा यहाँ पे, ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इतना फ्लक्स, इतनी वोल्टेज अब इसके टर्मिनल पे पैदा हो गई। इसके टर्मिनल में तो उतनी रहेगी
क्योंकि इसमें तो सारा का सारा फ्लक्स पास हो रहा है इस कॉइल में से, ठीक है। जो फ्लक्स टोटल निकला था वो सारा का सारा इसके अंदर से आएगा, इसका तो इसमें तो सारा हो रहा है, बट इसमें सारा नहीं हो रहा है। इसमें अब 40 कितना हो जाएगा वोल्टेज। अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज्यादा पैदा हो। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो फ्लक्स एयर में जा रहा है ये जाना नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे जो फ्लक्स यहां से निकल रहा है सारा का सारा मैं चाहता हूं इधर से जाए। तो मैंने देखिए क्या किया, मैंने कॉइल ली और ये दूसरी कॉइल थी पास में थी, अभी भी सारा का सारा फ्लक्स इसमें जा नहीं रहा बिकॉज एयर है चारों तरफ। मैंने एक आयरन रोड ली, इसमें डाल दी। अब जरा देखिए क्या होगा, मैंने एक आयरन रोड ली और इसके अंदर डाल दी प्राइमरी और सेकेंडरी में। अब बताइए क्या होगा, अब जरा देखिए क्या होगा, जो फ्लक्स यहां से निकलेगा, अब उसके बाद दो पाथ है कंप्लीट लूप बनाने का। एक बात तो ये है कि ये इधर से इधर आ जाए आयरन के थ्रू, और एक बात ये एयर में अपना क्लोज लूप बनाए इधर से और इधर से। अब कौन सा पाथ ये पसंद करेगा, आयरन वाला। क्यों आयरन वाला पसंद करेगा, बिकॉज ऑफ लो रिलक्टेंस, परमेबिलिटी वेरी हाई है आयरन की। आयरन की परमेबिलिटी अगर वेरी हाई है तो जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा, परमेबिलिटी वेरी हाई है इसकी, तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलक्टेंस कम होने से फ्लक्स को कौन सा पाथ पसंद आएगा, ये वाला। इसका मतलब 99.99% इवन 99% आपका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, वो इसमें से जाएगा। 99% फ्लक्स आपका यहां से जो निकलेगा टोटल इसमें जाएगा, बट थोड़ा बहुत इधर भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगा भाई। अब दो रेजिस्टेंस है, एक वेरी हाई है एक वेरी लो है, और करंट पीछे से 2 एम्पियर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा तो करंट उसका किधर से जाएगा, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस से जाएगा, लेकिन जो लो रेजिस्टेंस उससे जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत करंट वेरी हाई है उसमें तो जाएगा, डिवीजन होगा ना करंट का। तो एग्जैक्टली यहाँ पे फ्लक्स का डिवीजन होगा, मैक्सिमम फ्लक्स इधर से इधर जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स इधर से इधर जाएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्स इधर से इधर भी जाएगा, ठीक है। और अचानक से अगर ये 99% फ्लक्स आ रहा है तो बताओ दूसरी तरफ वोल्टेज क्या हो जाएगी, बताओ दूसरी तरफ कितनी वोल्टेज आएगी अपना 0.99 तकरीबन। मतलब मैं इसको आइडियल अगर होता ही, आइडियल सिचुएशन होती है, आइडियल का मतलब लीकेज अगर ना होता तो क्या बनता, इधर की वोल्टेज क्या बनती N2 फाई नोट, ये पूरा 100% जाता। फिर तो अगर इसको बोलते हैं लीकेज, इसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, वो फ्लक्स जो केवल एक वाइंडिंग में लिंक करे, दूसरी वाइंडिंग के साथ उसका कोई संबंध ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ये लीकेज फ्लक्स है। और ये जो बीच में जो फ्लक्स है ये कौन सा है, जो उधर जा रहा है, इसको लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं, जो लिंक कर रहा है दूसरे से, इसको बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स। और ये है लीकेज फ्लक्स। तो अब होगा ये, अगर ये आइडियल सिचुएशन है तो आइडियल में लीकेज 0 होता है, कोई लीकेज नहीं होता बिकॉज इसका रिलक्टेंस 0 है। आइडियल सिचुएशन में जो कोर का रिलक्टेंस हम लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं, 0। इसका मतलब अगर रिलक्टेंस 0 है तो सारा का सारा फ्लक्स इधर से इधर आएगा, क्योंकि उसको 0 रिलक्टेंस आने जा रहा है। भाई ये दो बात है, एक में हाई रेजिस्टेंस है एक में 0 रेजिस्टेंस है, तो सारा का सारा करंट किधर से आता है, 0 ओम वाले रेजिस्टेंस आता है। एक्जैक्टली यहाँ फ्लक्स है, तो एक फ्लक्स ऐसा पाथ है जिसको 0 रिलक्टेंस नजर आ रहा है, और एक में ऐसा है जिसमें वेरी हाई रिलक्टेंस है, तो सारा का सारा फ्लक्स किधर से जाएगा, आपका इसमें से जाएगा। आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन सारा इसका मतलब वोल्टेज इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, इधर है इतनी, इधर तो इतनी है E1, और जो E2 आएगा वो कितना आएगा, N2 फाई नोट ओमेगा, क्योंकि फाई नोट का फाई नोट ही आएगा U में, सारा का सारा आ जाएगा। इस बार ये वाला फैक्टर नहीं आएगा, 0.99 या 0.02 या 0.40 वो वाला फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। अब तो सारा का सारा फ्लक्स पास होगा कोस ओमेगा। सच है भाई, इसका मतलब अब सेकेंडरी साइड ये वोल्टेज पैदा होगी, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज है E1, और इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज क्या हुई, E2। मुझे एक बात बताओ, कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज मेरी E1T पैदा हुई है, ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे वोल्टेज पैदा लगा रखी है VT, और यहाँ पे E2, ठीक है, यहाँ पे E2, ये वोल्टेज पैदा हुई, करेक्ट है। E1T की वैल्यू VT के ही बराबर होगी, क्यों भाई, क्यों, बिकॉज डायरेक्टली कनेक्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्टली इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, क्योंकि सोर्स डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, तो सोर्स क्या कर देगा, इन दोनों पॉइंट के वोल्टेज डिफरेंस को किसके बराबर कर देगा, अपने बराबर। वोल्टेज सोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वोल्टेज सोर्स कहता है कि जिन दो पॉइंट के मैं बीच में कनेक्ट हूं डायरेक्टली,
उन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज डिफरेंस मेरी वैल्यू के बराबर होगी। इसका मतलब जो VT की वैल्यू है वही इन दोनों पॉइंट के बीच आएगा, और यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच जो क्या रखा है, इवन। इसका मतलब इवन टी तो VT के ही नियर अबाउट बराबर है आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। आइडियल सिचुएशन में, हालांकि प्रैक्टिकल सिचुएशन थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाएगा, तो बताऊंगा कैसे, बाद में देखेंगे। VT की वैल्यू इवन टी के बराबर होगी, ठीक है। VT की वैल्यू इवन टी के बराबर होगी, करेक्ट है। जल्दी बैठो। हाँ जी, जरा देखिए। और E2T क्या है आपका, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज। E1T में बेसिकली प्राइमरी वोल्टेज के ही बराबर है, और E2T सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। अब अगर मान लीजिए मैं E1T अपॉन E2T करूं, बताओ क्या है, यहां से देखो E1T है, E2T है, डिवाइड करके देखो क्या आएगा, N1 अपॉन N2। इनका मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनका जो रेशियो है वोल्टेज का डिफरेंस का, वो किस पर डिपेंड करता है, इनके जो प्राइमरी साइड की वोल्टेज। देखो E1T तो VT के बराबर है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। मतलब ये तो एक तरह सप्लाई वोल्टेज होगी और ये आउटपुट वोल्टेज होगी। तो सप्लाई इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इधर 220 वोल्ट है और नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे पास, इधर है N1 टर्न्स है मान लीजिए 10 और N2 टर्न्स है मान लीजिए 100। तो मुझे सेकेंडरी साइड क्या वोल्टेज मिलेगी बताओ। सेकेंडरी साइड की वोल्टेज E2T मान लो, तो बताइए दिस इनपुट वोल्टेज इज E1T, तो E1T इज 220 डिवाइड बाय E2T इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, और N1 कितना है 10 और N2 कितना है 100। कितना आया बताओ, E2T कितना आया 2200। नहीं समझे, समझ आया क्या कैसे काम करता है। क्लियर हुआ ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। जब बोर्ड डाल देते हैं और जब इस तरह का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। आपको प्रिंसिपल समझ आया कैसे काम करता है, प्रिंसिपल समझ आया कैसे, अल्टीमेटली फ्लक्स है सब कुछ, अल्टीमेटली फ्लक्स है। जरा देखिए, अब सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है और उसमें एक साइड फिक्स है और दूसरी साइड मूविंग है। मैं इसको मूव करवाऊंगा, जरा देखना। और बीच का जो गैप है वो गैप तकरीबन 2-2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 2-2.5 सेंटीमीटर का गैप है। अब सुनिए मैंने क्या किया, जरा देखिएगा, मैं सेम सिचुएशन में आपको समझा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ की वोल्टेज कैसे बढ़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, सेकेंडरी साइड मैं वोल्ट मीटर को लगा देता हूँ, क्योंकि ओपन होना चाहिए ना, लोड नहीं लगाना मुझे। लोड लगाऊंगा तो क्या फ्लो कराएगा, करंट फ्लो कराएगा, गड़बड़ हो सकती है। मुझे तो ओपन सर्किट रखना है, मैं सिर्फ वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। वोल्ट मीटर लगाने से लोड नहीं बनेगा क्या, वोल्ट मीटर लोड की तरह एक्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊं तो क्या वोल्ट मीटर मेरा लोड की तरह एक्ट नहीं करेगा, बताओ। वोल्ट मीटर का, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट, मतलब करंट वो लेगा ही नहीं। इसका मतलब ओपन सर्किट की तरह ही रहेगा ही। आप समझे ना, अपन करंट कोई आएगा नहीं, तो डोंट वरी, वोल्ट मीटर आप लगा सकते हो। तो मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सेकेंडरी साइड ये वोल्ट मीटर फिक्स कर देता हूँ, सो दैट इसकी रीडिंग को देखूं बढ़ते हुए, ठीक है। तो जरा देखिएगा, पीछे वाले लोग पता नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बट आगे वालों पे थोड़ा भरोसा करें, ठीक है। वो लोग आपको बता देंगे। आप पे भरोसा करते हैं, इन पे भरोसा करते हो, दोनों पे नहीं करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना भी नहीं चाहिए वैसे, खुद पे भरोसा करो ना। चलिए जरा देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। मैंने जो वोल्टेज की जो वोल्ट मीटर की जो प्रोब थी वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब जरा देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बढ़ाना शुरू करूंगा आगे, और एक साइड में सप्लाई दे के रखता हूँ 220, और ये 1:1 का रेशियो है, 1:1 का ट्रांसफॉर्मर है, मतलब इधर भी जितनी टर्न है उतनी इधर टर्न है। तो अल्टीमेटली जब ये बिल्कुल पास होगा, बिल्कुल पास हो जाएगा, तो एयर गैप इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसमें तो ऑलरेडी कोर लगी हुई है ना, इसमें तो आयरन ऑलरेडी लगा हुआ है। जबकि इस क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया था आपको, इस क्वेश्चन में मैंने बाद में आयरन डाला है, पहले एयर गैप, पहले एयर कोर ये क्वाइल थी, इसमें तो बाद में आयरन डाला। जबकि मेरे पास जो सिचुएशन है उसमें क्या है, मेरे पास जो सिचुएशन है वो जरा देखिए कैसी है, मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। मेरे पास ऐसा कंसेप्ट है, जो मैंने ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करवाया हुआ है वो इस तरह का है।
तरफ कॉइल फिक्स है, ये प्राइमरी है, यहाँ पे प्राइमरी बनी हुई है, ठीक है, ये प्राइमरी साइड है और ये फिक्स है, प्राइमरी फिक्स है, यहाँ पे एक तरह से फिक्स हो रखी है, दीवार के साथ कनेक्ट, ठीक है। और ये मूवेबल है, ये मेरी मूवेबल है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो आगे मूव करेगी। और यहाँ पे सेकेंडरी है, ठीक है, और ये आयरन है, पूरा आयरन कोर है, ये सीआरजी कोर है, आप ले लो, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, जब ये दूर है तो फ्लक्स इससे देखो ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा और क्लोज लूप ऐसे बनाएगा, ठीक है, इस तरह से क्लोज लूप बनाएगा, करेक्ट है अभी। तो थोड़ा बहुत फ्लक्स किससे पास होगा, थोड़ा बहुत फ्लक्स सेकेंडरी से भी पास होगा, थोड़ी बहुत वोल्टेज तो बनेगी सेकेंडरी में, और जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे ये जो फ्लक्स यहाँ से लूप बना रहे हैं किधर से बनाना शुरू कर देगा, जितना ये नजदीक आएगा, जितना ये नजदीक आएगा दूसरी वाली साइड, जितना ये नजदीक होगी दूसरी साइड, जितना नजदीक आएगी उतना ये लूप इधर से बनाएगा। क्यों क्यों इधर से बनाएगा, बिकॉज इधर तो बीच में एयर है और इधर से क्या है, आयरन है, तो आयरन वाला पाथ क्या होता है, लो रिलक्टेंस पाथ। तो जितना ये नजदीक लेके आओगे उतना सेकेंडरी साइड से क्या होगा, फ्लक्स ज्यादा पास होगा, और ज्यादा पास होगा तो वोल्टेज क्या होगी सेकेंडरी साइड ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलिए मैं जरा करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, ऊपर ऑफ कीजिए, वहां पे ऑन कर, हो गया, ठीक। आपकी रीडिंग बताइए जरा कितनी है, कुछ नजर आ रही है? देखिए मैं बताता हूँ आपको देखनी है, ये फिलहाल 250 के स्केल पे है, तो 0 से 250, ये बिल्कुल रेड वाली जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे 0, 50, 100, 150, 200, 250 इस स्केल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो फिलहाल वोल्टेज कितनी है भाई, आप बताएंगे? 25, फिलहाल 25 वोल्ट है। अब सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाने जा रहा हूँ, जो सेकेंडरी साइड की कॉइल है मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ जी, वोल्टेज जरा बताना क्या है, बढ़ रही है क्या, वोल्टेज बढ़ रही है, कितना हो गया, 30 वोल्ट के राउंड होगी। मैं इसका गैप कम करते जा रहा हूँ, इसका गैप जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, कितनी रीडिंग होगी, 40 वोल्ट, 45, 50 वोल्ट। मैं आपको बल्ब से भी चेक कराऊंगा फिर, 55, 65, 75, एक्सपोनेंशियली राइज होगा, देखना। मैंने इसका जरा कुछ प्लॉट किया था, मैंने पॉइंट्स निकाले थे, और जब मैंने चेक किया तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला कि जैसे डिस्टेंस कम हो रही है वोल्टेज एक्सपोनेंशियली राइज हो रही है, ठीक है। तो चलिए वो खैर मैं बाद में आपको दिखाऊंगा किसी दिन। हाँ जी, कितना हो गया, 85, 75 है फिलहाल। हाँ जी, कितना हुआ, 100 वोल्ट होगी। हाँ जरा देखिएगा कितनी वोल्ट हो चुकी थी, हाँ जी कितनी वोल्ट है जरा देखना। मैं थोड़ा पीछे कर दिया है तो हट गया क्या, थोड़ा सा रुकिए भाई, मैं एक बार फिर से लगाता हूँ, कनेक्शन इसका कुछ हो गया। हाँ जी जरा देखिएगा कितनी वोल्टेज है फिलहाल, कितनी वोल्टेज है, 75 वोल्ट है। जरा देखिए मैं आगे लेके जा रहा हूँ इसको, बताइए कितनी होगी, 85 के राउंड हो गई है, 100 वोल्ट हो गई है, 150 वोल्ट हो गई है। अचानक से देखो 100 से बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस में कितना हो गया, 150। आप एक बार आइए इधर, इसको रोटेट करना जरा, हाँ इधर, हाँ अब बताइए जरा अभी कितना होगा, 125 वोल्ट। आगे करें, हाँ कितना हो गया, 130 वोल्ट। आगे बढ़ाए, कितना हो गया, 135 वोल्ट। और कर दें, कितना हो गया, 135 के अराउंड है। अब सुनिए होना तो चाहिए था क्या, बिकॉज ऑफ एयर गैप, आइडियल नहीं है भाई। अभी कितना होगा,
अब कितना हुआ 145। अब जरा देखिएगा, मैं थोड़ा सा और आयरन गैप कम कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब कितना हुआ 5 वोल्ट कम हुई, ज्यादा हुई? कम हुई। कम तो नहीं होना चाहिए, मे बी एक आयरन ये साइड सैचुरेट हो गया ये वाला साइड, इसलिए कम हो गया। ठीक है, खैर जो भी है। तो फिलहाल जरा देखिए, क्योंकि इसमें गैप अभी भी है, कम से कम छोटा सा गैप है, बिल्कुल अभी भी थोड़ा सा गैप है, ये परफेक्टली आइडियल सिचुएशन नहीं है। और आप देख रहे हो एक तरफ 220 है और उसका कितना परसेंट आ रहा है, एक तरफ 145 या 150 आ रहा है, तो 220 का 150 कितना परसेंट बना? 65-70% बना। ठीक है, इसका मतलब स्टिल अभी भी इसमें कुछ में भी कुछ आपका बचा हुआ है, मतलब ये और आगे जाना चाहिए था, लेकिन कुछ प्रैक्टिकलिटी लिमिटेशंस है। बीच में एयर ऑलवेज रहेगी क्योंकि बीच में मैंने ये प्लास्टिक भी डाला हुआ है, इस वजह से पूरी तरह से सारा का सारा फ्लक्स दूसरी साइड से नहीं जा सकता। इसलिए आप देख रहे हो कि वोल्टेज यहाँ पे कितने पे लिमिट हो गई है, 150-145 के राउंड लिमिट होगी। ठीक है भाई, लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे मैं मूव कर रहा था इसको आगे की तरफ, वैसे वैसे आपका जो सेकेंडरी साइड की जो वोल्टेज है वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ फ्लक्स। बिकॉज ऑफ फ्लक्स है वो उसमें से पास होना शुरू करेगा, इस वजह से। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मे बी लोड लगा के दिखाता हूँ, बिकॉज आप पीछे वाले लोग इसको देख नहीं सकते थे, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मे बी ऐसे करता हूँ कि थोड़ा सा आपको लोड कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप बल्ब से देखिए, जरा देखिए, दोनों साइड के नंबर ऑफ टर्न सेम है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, 1:1 का ये ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी कर सको। लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया, बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों, जरा आपको दिखाता हूँ बेसिकली क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है इसके बीच में प्लास्टिक। ठीक है, एक तो ये गैप को कम नहीं होने देगा, दूसरा इसकी जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पे, जो इसके बीच में जो ये साइड है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये वाली कोई ज्यादा पीछे है, कोई ज्यादा आगे है, इस वजह से उनके बीच में क्या आ गया, एयर गैप बढ़ गया। एयर गैप बढ़ने की, और दूसरी बात आइडियल नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नजदीक भी कर दोगे, बिल्कुल नजदीक कर दोगे, तब भी क्या होगा, थोड़ा बहुत तो लीकेज होगा ही होगा ना, प्रैक्टिकल है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये होगा। चलिए अब जरा देखिएगा, मैं काम करता हूँ, मैं बल्ब से चेक करता हूँ, क्योंकि बल्ब से चेक करना, हालांकि बल्ब एक लोड की तरह एक्ट करेगा, लेकिन फिर भी वोल्टेज बढ़ेगी तो बल्ब क्या होगा, ग्लो ज्यादा करेगा। ठीक है, तो आप जरा देखिएगा, बल्ब से आप देखना कि किस तरह से वो चीज़ होगी। हालांकि आप बहुत सारे लोग देख चुके होंगे पहले भी, लेकिन एक बार दोबारा देखिएगा कि वोल्टेज कैसे बढ़ती है जब सेकेंडरी साइड पास में आएगी, बिकॉज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लक्स। चलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में रिपीट किया करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट की डिमांड होगी। ठीक है, बेशक आपने पहले देख लिया हो, फिर भी हम करेंगे, बिकॉज हर जगह पे डिफरेंट टाइप से वही कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, तो वो सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग फिर परफॉर्म करेंगे। जरा देखिए, आप आइए इधर, एक आ जाओ, इसको जरा देखिएगा एक बार, ऊपर से पकड़ेंगे प्लास्टिक से। आप इसकी ब्राइटनेस को देखिएगा बल्ब की, बल्कि आप लाइट ऑफ करेंगे तो और बेहतर सा है, बिल्कुल डिम जलेगा, देखना अभी भी जल रहा है, अभी भी हल्का सा जल रहा है, बिल्कुल डिम जल रहा है। किसी को नजर आ रहा है क्या, आपको नजर आ रहा है? पीछे वाली लाइट ऑफ करो जरा, ये बिल्कुल रेड नजर आ रहा है, यहाँ पे पीछे नजर आ रहा है, रेड नजर आ रहा है। अब जरा देखिएगा, बिल्कुल डिम वोल्ट है। अब देखो ब्राइटनेस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, हालांकि ये करीबन 40 वोल्ट हो गया है, तकरीबन 40 वोल्ट पे ऐसा होता है। ठीक है, ये जरा देखिए, बिल्कुल ब्राइट, बिल्कुल डिम है। ठीक है, तो अच्छी बात है, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जरा देखिए, वोल्टेज बढ़ रही है। ठीक है, आप देख रहे हो वोल्टेज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जरा देखिए, हाँ जी जरा देखिएगा, वोल्टेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये ब्राइटनेस होगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस इस पे, तो आपने देखा कि किस तरह से वोल्टेज बढ़ती जा रही थी। अब जरा देखिए, मैं एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, एक बार ऑन करना लाइट को। हाँ जी जरा देखिएगा, मैं काम कर रहा हूँ, इस बार मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, इस बार जो गैप है
उसी गैप के अंदर आयरन डालूंगा, गैप को गैप बना के रखूंगा, आयरन बीच में डालूंगा और एक बार आयरन को निकालूंगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये दूर दूर है, मैंने एक बार बीच में आयरन डाल दिया और एक बार निकाल दिया, क्या होगा? जब डालूंगा तब क्या होगा? जरा देखते हैं, वोल्टेज ज्यादा होगी। आप कैसा लग रहा है कि वोल्टेज ज्यादा होगी? जरा देखते हैं। आप गलत सोच रहे हैं और आप सोचे कि क्यों गलत बोला, मैंने बता दिया आपको गलत है, ये आपका जवाब गलत है। आप बताइए क्यों? वो आरएन से पास होकर वहीं चला जाएगा, सेकेंडरी मिल जाएगा। एडिंग करने से वोल्टेज पे ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, वो तो लॉस में आरएन से क्रॉस होकर वापस चला क्या कह रहे हो? आयरन से पास हो जाएगा, वहाँ तो जाएगा ही हाँ नहीं। एग्जैक्टली, आप थोड़ा थ्योरी को करेक्ट करें। अगर आपने आयरन बीच में डाल दिया तो ये जो फ्लक्स है इधर क्यों जाएगा? इधर से इसको क्या मिल जाएगा? पाथ मिल जाएगा। ये एक लंबा पाथ क्यों ट्रेस करेगा? जरा देखिएगा, तो बल्ब की ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा। जैसे कि देखो, फिलहाल मैं इस लेंथ पे हूँ, फिलहाल मैं मे बी 1 सेंटीमीटर का गैप पे हूँ। ठीक है, और सो दैट आप बल्ब की ब्राइटनेस को देख सके, क्योंकि बल्ब जलना भी तो चाहिए ना, तभी तो आप देख पाओगे। तो मैं फिलहाल 1 सेंटीमीटर के गैप पे हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे बल्ब है, इसकी ब्राइटनेस को देखेंगे और इसके बीच में मैं एक बार आयरन डालूंगा, तो आयरन डालने से जरा देखिएगा क्या होगा। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मेरे पास एक आयरन की पत्ती है, जिसको मैं जरा देखता हूँ। ये पत्तियां निकाली पड़ेगी। चलिए मैं ऐसे करता हूँ ना, मेरे पास ये पत्ती है। ठीक है, मैं इसको डालूंगा। ठीक है, इसको इसके अंदर डालूंगा तो आप देखिएगा कि क्या होगा। इसकी ब्राइटनेस पे जरा देखते हैं, बिकॉज ये पत्ती अलग नहीं हो रही मेरे से। ठीक है, ये कनेक्ट हो रखी है यहाँ पे, तो मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं है। एक तरीका और, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नजर मुझे आएगा नहीं। हाँ, ये डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ आयरन, लेकिन ये सैचुरेट हो जाएगा इससे। जरा देखता हूँ थोड़ा सा इसको, जरा देखिएगा। मैं इस आयरन को डाल सकता हूँ बीच में, बिल्कुल सही है। इस आयरन को डाल सकता हूँ, ये बिल्कुल सही डल जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी, जरा देखिएगा। अब मैं इसका गैप कम नहीं करूंगा इस बार। जरा देखता हूँ क्या ब्राइटनेस है। एक बार आप लाइट ऑफ कीजिएगा, सो देर आप हाँ जी, आप भी आ जाइए। हाँ जी, एक बार लाइट ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। फिलहाल आप देखिए क्या ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस नजर आ रही है? अब जरा देखिएगा, मैं गैप में अंदर डाल रहा हूँ। आप देख रहे हो, आयरन डाल के क्या हो गया। अब जरा देखिए, आयरन निकाल रहा हूं मैं। हालांकि आयरन निकालना इतना आसान काम नहीं है। ब्राइटनेस क्या होगी? बढ़ गई। और अब जरा देखिए, मैं आयरन फिर से डाल रहा हूं। आपने देखा आयरन डालते क्या हो गया? कम हो गया। और आयरन निकालते क्या हो गया? बढ़ गई। लाइट ऑन कीजिए एक बार, जरा देखिएगा। ये आयरन डालना निकालना इतना आसान काम नहीं है। जरा देखिएगा, इसके अंदर आयरन डाल दिया। अब जरा देखना, मैं इसको उठा रहा हूँ। इतना उठाना आसान काम नहीं है, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है इसको उठाने के लिए। हट गया। जरा देखिएगा, मैं इसके अंदर एक बार आयरन डालूंगा और फिर इसको निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं आयरन को। जरा देखना, हाँ जरा देखिए। फिलहाल इसके अंदर मैग्नेट है। ठीक है, अब मैं इस आयरन को डाल रहा हूँ। ये लो जी, पूरी तरह से डल गया। अब मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको जोर लगाना पड़ रहा है मुझे, तब जाके उठेगा। और ये काफी इसका इसमें जोर लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं उठेगा। जरा देखिएगा, आप कैसे पता चले कि मैं जोर लगा रहा हूँ? बिकॉज जैसे ही छूटेगा एकदम ज्यादा ऊपर जाएगा।
क्योंकि मेरा हाथ ज्यादा जोर लगा रहा था, ठीक है, बहुत तगड़ा खींचता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके पीछे ये लगाया, ये क्लिप लगाया, बिकॉज मैं चाहता था इसको धीरे धीरे मूव करना। लेकिन मैंने जब पहली बार जब ये किया तो मैंने देखा कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मैं इसको धीरे धीरे मूव नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ये नजदीक आता है एकदम से अट्रैक्ट कर ले रहा है, जबकि मुझे बिल्कुल स्लो मूव करवाना था। इसलिए मैंने पीछे ये आपका ये डाला है इसमें, सो ये धीरे धीरे मूव कर सके, समझे। तो बेसिकली जरूरत ही चीजों को समझाती है। चलिए बैठे लो। तो कुल मिला के मैंने बताया कि अगर बीच में अगर आप सीधा आयरन डाल दोगे तो सारा का सारा फ्लक्स किसमें से होते हुए जाएगा, आयरन में से। जरा हाथ लगाओ आयरन, आगे से, बिल्कुल आगे से। आयरन गर्म हो गया, ये गर्म नहीं हुआ, सेम इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है वो आयरन में से आ रहा है, इसमें होता हुआ इसमें से आ रहा है इधर, लेकिन ये गर्म हो गया और ये गर्म नहीं हुआ, बिकॉज इसके अंदर एडी करंट ज्यादा होंगे। इसकी विड्थ देखिए क्या है, कल मैंने समझाया था आपको, ठीक है, कल मैंने आपको समझाया था कि एडी करंट। तो बेसिकली इसके अंदर कौन से लॉस हुए, एडी करंट। इसके अंदर स्टैंपिंग नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टैंपिंग, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एडी करंट लॉस नहीं हुआ, ये गर्म नहीं हुआ, जबकि ये गर्म हो गया, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हुआ, जब मैं इसको अंदर डाल रहा था, ऐसा करने से जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है वो मैक्सिमम फ्लक्स इधर से आ रहा है, लेकिन कुछ फ्लक्स इधर से भी आ रहा है। आपने देखा ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो नहीं हुई, क्यों, बिकॉज इसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा फ्लक्स ये अंदर नहीं ले जा सकता। मैंने आपको बताया ना ये मटेरियल क्या हो जाएगा, सैचुरेट। अगर इसमें से ज्यादा फ्लक्स फ्लो कराने की कोशिश करोगे, ज्यादा फ्लो नहीं कराएगा, एक लिमिट तक रोक देगा, तो बाकी फ्लक्स फिर किधर से जाएगा, सेकेंडरी से। तो उसकी वजह से सेकेंडरी साइड में क्या आएगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी। आप समझे मेरा पॉइंट, कि ये पतला वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो ये जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में पास नहीं करा सकते हो आप इसमें से। तो जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उससे ज्यादा ये नहीं कर पाएंगे, लिमिट होगी इसकी। लेकिन पीछे से तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा आ रही है, तो अल्टीमेटली अगर वो ज्यादा फील्ड लाइन आएंगी तो कुछ तो इसमें से पास हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत आगे भी जाएंगी, समझ आया, उसका इफेक्ट होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। हाँ, अब एक काम करता हूं मैं, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली डालता हूं। अब बताओ क्या होगा। अभी तो मैंने वर्टिकली डाला, तो वर्टिकली डालने से क्या हुआ, जो फ्लक्स यहां से निकला उसने क्लोज लूप यहीं पे बना लिया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसका मतलब जो आगे सेकेंडरी साइड जो बल्ब लगा हुआ था वो डिम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे नहीं डाल रहा, मैं ऐसे डाल रहा हूं। अब बताइए क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अब ब्राइटनेस बढ़े, क्यों बढ़ेगी ब्राइटनेस, क्योंकि अब जो आयरन है वो कहां पे आया, वो इसके बीच में आया। इसका मतलब अब क्या होगा, अब जो फ्लक्स है वो किधर से जाएगा, इधर से जाके इधर आएगा, क्योंकि उसको आसान रास्ता मिल गया, इधर गैप ज्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। इसका मतलब अब इस केस में ब्राइटनेस क्या होगी, स्लाइटली इंक्रीज होगी। जरा चेक करते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, आप एक बार आ जाइए फिर से, जरा देखिए। मैं काम कर रहा हूं, अब ये आयरन डाल देता हूं ना, ये आ जाएगा कि इसके अंदर है तो आयरन ही। हाँ, क्लोज बात का पूरी तरह मुझे। चलिए चेक करते हैं थोड़ा सा, मैं इसको हाँ जी ठीक, जरा देखिएगा, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आप जरा लाइट ऑफ कीजिएगा और ब्राइटनेस को, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत कम होगी तो आप लाइट ऑफ करेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। लाइट ऑफ कीजिए, ठीक है। हाँ जी, पीछे वाली भी ऑफ कर दीजिए, जरा देखिए भाई। फिलहाल ये ब्राइटनेस है, अब मैं हॉरिजॉन्टली डाल रहा हूँ, जरा देखिएगा ब्राइटनेस क्या हुई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब मैं निकाल रहा हूँ, क्या हुआ, ब्राइटनेस कम हुई। जरा देखिएगा दोबारा से, ब्राइटनेस क्या हुई, बढ़ गई है। और मैं निकाल रहा हूँ, अब इसको क्या हुई, कम हुई। मतलब मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टली डाल रहा हूँ तो ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, बढ़ रही है। एक बार दोबारा देखिए, क्या हुआ, ये नीचे चला गया। हाँ, अब जरा देखिए क्या हुआ, ब्राइटनेस क्या हुई, बढ़ी थी कि क्या हुई, नहीं, एक बार जरा दोबारा देखो, अभी कम हो रही है। जैसे एंट्री करता हूं तब पहली बार क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे एंट्री करता है वैसे कम हो रही है।
और थोड़ा सा आगे करते क्या हो गया, बढ़ गया। लाइट ऑन कीजिए एक, सिर्फ ये वाली, जरा देखिए भाई, मैं काम कर रहा हूँ, शुरू में एंटर करा रहा हूँ इसको, शुरू में जब मैं एंटर करा रहा हूँ तो कम हुई है और फिर बढ़ी है, ठीक है। जब ये पूरी तरह से आधे में आ चुका है तब बढ़ी है, और जब ये बिल्कुल आगे जा चुका है फिर से क्या हुई है, कम हुई है। ये बड़ा लाइट ऑफ कीजिए, जरा देखिएगा फिर से, मैं शुरू में इसको एंट्री कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल माइन्यूट से एंटर किया है, बढ़ी है वोल्टेज, अब कम हुई है ना, अब फिर बढ़ी है और फिर से कम हो गई है। अब पूरी तरह से इसके अंदर है, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई है स्लाइटली। अच्छा, अब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ी है, अब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ी है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? लाइट ऑन कीजिए। फिलहाल ये पूरी तरह से इसके अंदर है, अभी ब्राइटनेस ज्यादा है, और जब मैं इसको आगे की तरफ डालूंगा ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर से पीछे करूंगा तो ब्राइटनेस फिर से बढ़ेगी। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जी, ये क्या अफेक्ट है? फ्लक्स थोड़ा बाहर को आ रहा था क्योंकि सर ये थोड़ा बाहर था ना। नहीं, फ्लक्स तो रिटर्न पर, वो तो क्लोज लूप बनाएगा, उसको तो आसान है। बाहर क्यों आएगा? बाहर से तो रिलक्टेंस क्या है, क्या है, वो क्यों आएगा बाहर? नहीं समझे, बाहर क्यों आएगा आप बताइए? जबकि बढ़ना चाहिए ब्राइटनेस, बिकॉज जितना आप सोच रहे हो थ्योरी में, जैसे आप देख रहे हो, एक्चुअल में प्रैक्टिकल में वैसा है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे जो ये वाला चीज है ये बहुत मोटी है, और ये वाला कितना है, ये बिल्कुल पतला सा है, ये बिल्कुल पतला सा है। तो जरा देखिए, जैसे आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो आप मिडिल में नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल ऊपर वाले साइड पे कर रहे हो। एक तो आपको मिडिल में करना चाहिए, जब आप बिल्कुल मिडिल में करोगे जब यहाँ पे, तो शायद कुछ अफेक्ट पड़े, ठीक है, तो शायद कुछ अफेक्ट पड़े, और मे बी ये यूनिफॉर्म भी नहीं है, बिकॉज ये इसके साइड में कॉर्नर से आगे निकला हुआ है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। एक बार ऑन करके देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है, अब लेकिन कम हो गया, कम क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा। कोई आप सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ, ठीक है, मैं भी एक बार देखता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है, शायद मैं देखता हूँ। असल में ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए, बढ़ भी रही है एक बार, लेकिन एक बार फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो चलिए वो चेक करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, बाद में देखेंगे, ठीक है। आप जरा सोचिएगा, एक डाउट लिख लीजिए आप, ठीक है। मैं भी एक बार इसको चेक करता हूँ कि जब हमने इसको इस तरह डाला, थियोरेटिकली तो क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए, बट एक लिमिटेशन ये भी है, ये बहुत पतला है। मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा मोटा, एक कोई आयरन की वो डब्बी लेके आनी पड़ेगी मुझे, सो दैट मैं इसमें डाल सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए, चलिए आगे बढ़ते। तो मैंने बताया कि सारा गेम किसका है, फ्लक्स का। अगर आप फ्लक्स को बटोर सको, फ्लक्स को रोक सको एक जगह, वो कोशिश करो कि फ्लक्स को रोका जाए, ठीक है। सारा का सारा जो फ्लक्स निकल रहा है उसको दूसरी कॉइल में से पास किया जाए। कैसा हो अगर मैं एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट दूं, अब बताइए अब क्या होगा। अब जो पहली वाली कॉइल में से फ्लक्स पास हो रहा था वो दूसरी में से भी पास होगा। क्या कहते हैं, जो पहली में से पास हो रहा था, क्योंकि एक ही देखो आयरन है इसके ऊपर प्राइमरी लगा दूं, और उसी के ऊपर क्या लगा दूं, सेकेंडरी। प्राइमरी के वायर इधर निकाल दिए, सेकेंडरी के इधर निकाल दिए, उसका क्या फायदा है, सारा का सारा फ्लक्स जो प्राइमरी की वजह से आया था वो किस में से जाएगा, सेकेंडरी में से जाएगा, सारा का सारा जाएगा, समझे। इसका मतलब क्या होगा इस केस में, तो आपका ये तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया होगा, इसमें तो लीकेज भी नहीं होगा। लीकेज का मतलब क्या था, वो फ्लक्स तो सिर्फ प्राइमरी में लिंक कर रहा था, सेकेंडरी में लिंक नहीं कर रहा था, उसको क्या बोलते थे, लीकेज। लेकिन यहाँ पे लीकेज क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि चलो जो थोड़ा बहुत फ्लक्स एयर से पास हो रहा है, लेकिन जो फ्लक्स पास होगा अंदर से तो अल्टीमेटली दूसरी में से जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब इस केस में लीकेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लीकेज बहुत कम हो जाएगा। अब ये अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, ये वाली कंस्ट्रक्शन और एक ये वाली कंस्ट्रक्शन। एक को बोलते हैं शेल टाइप, ये शेल टाइप में यूज होता है, और इसको क्या बोलते हैं, कोर टाइप। तो शेल टाइप में लीकेज कम होगा। खैर आगे पढ़ेंगे हम लोग ये चीज, मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो आपको मेरा मेन कंसेप्ट क्या है, मेन फंडा मेरा ये, मुझे फ्लक्स को रोकना है, फ्लक्स को पकड़ के रखना है।
ठीक है, फ्लक्स को लीक नहीं होने देना, आप समझे, फ्लक्स का लीकेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्लक्स को रोकना है। आई होप तब समझ आया हो, ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। नहीं चला देखिए सर इस इक्वेशन के हिसाब से E1 E2 दोनों सेम फेज में है ना? हाँ जी, तो जब हम कई जगह फेजर डायग्राम नहीं बनाते अभी हैं, आप बात ही ना करें, आपने पता ही नहीं फेजर कैसे बनाया, अभी बनाएंगे फेजर, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, जो आप कह रहे हो वो आप बिमरा पढ़ते हो इसलिए गलती किया, ठीक है, जरा देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए वीडियो में, ठीक है, नहीं तो कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है, चलिए गलत तो ये है कि हम जो गलत है उसको भी गलत नहीं कह सकते, ठीक है। तो उसमें भी जैसे लेंस लॉ लगाते तो माइनस ND5/d। देखते हैं अभी आप पढ़ोगे मुझे, अभी आपने पढ़ा नहीं ना इसलिए आप ऐसे, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल समझाया कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आगे सुनिए, अब आगे मैं ऐसा अज्यूम करके चलूंगा कि ट्रांसफॉर्मर कैसा है, आइडियल। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मैं अज्यूम करके चलूंगा, मतलब ये चीज मैं पढ़ूंगा आगे, मैं बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा कि मैं कोड को उसको आगे ऐसे ला रहा हूँ या इस तरह कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं ये सिचुएशन में हूँ फिलहाल और इसी को पढ़ूंगा, लेकिन मैं इसको आइडियल मान के चलूंगा। आइडियल का क्या मतलब होता है, लीकेज, सबसे पहले लीकेज इज जीरो, आइडियल का लीकेज जीरो होता है, मतलब ये वाला लीकेज जो जबरदस्ती फालतू का फ्लक्स आया ये जीरो होगा। कहाँ पे था मैं? Characteristics of ideal तो transformer। मैंने बताया लीकेज नहीं होना चाहिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लीकेज जीरो होता है। अब लीकेज जीरो कैसे होगा आप मुझे बताओ, लीकेज जीरो केवल तब हो सकता है जब इस कोड का रिलेक्टेंस क्या हो, जीरो। भाई आप बताइए, आपके पास दो पाथ है करंट के दो पाथ है, एक ऐसे एक ऐसे, तो मैं चाहता हूँ सारा का सारा करंट इस पाथ से जाए, केवल एक सिचुएशन में हो सकता है जब ये क्या हो जाए सोर्स, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तभी केवल सारा सारा करंट इधर जाएगा, अगर इसकी थोड़ी सी भी वैल्यू रखी तब भी करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवीजन रूल याद है, जैसे फ्लक्स है, अब फ्लक्स डिवीजन रूल देखिए, phi1 phi2 और ये रिलक्टेंस है R1 और ये R2, सेम वही फ्लक्स डिवीजन रूल होता है। phi1 इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स phi इनटू जिस ब्रांच का फ्लक्स चाहिए उसके ऑपोजिट ब्रांच का रिलक्टेंस ऊपर रखो, R2 डिवाइड बाई R प्लस R2। लेकिन मान लीजिए, तो ये मैंने बोला ये phi1 करंट है, phi1 फ्लक्स है, और रिलक्टेंस इस पाथ का जीरो हो जाए, मान लीजिए इस पाथ का रिलक्टेंस जीरो हो जाए, तो फ्लक्स phi1 क्या आएगा, इस पाथ में कितना फ्लक्स आएगा, R2 जीरो हो गया, R2 जीरो होते ही phi1 क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इस पाथ में कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, सारा सारा फ्लक्स किधर से जाएगा। इसका मतलब जरा देखिए, मैं बोल रहा हूँ लीकेज जीरो, इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि जो कोर है उसका रिलक्टेंस क्या है, जीरो, माने परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इज इनफाइनाइट। रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, L डिवाइड बाई UA, तो परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मस्ट बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो परमिएबिलिटी होती है कोर की वो क्या होती है, इनफाइनाइट। आप लिख लीजिए लीकेज जीरो, लीकेज जीरो मींस टोटल फ्लक्स, मतलब जो टोटल फ्लक्स है वो सारा का सारा फ्लक्स क्या है, वो लिंक कर रहा है सेकेंडरी में, कोई लीक नहीं हो रहा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ से निकल नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये केवल तब हो सकता है जब रिलक्टेंस क्या हो, इट मींस रिलक्टेंस इज जीरो। लीकेज का मतलब है कोर का रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो, और कोर का रिलक्टेंस जीरो का क्या मतलब है, परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। इसका मतलब आइडियल सिचुएशन में परमिएबिलिटी मस्ट बी इनफाइनाइट,
परमेबिलिटी इनफाइनाइट। अब सुनिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया आपको, अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट तो आप फंसोगे। अब जरा देखिए, आप मुझे ये बताओ कि एमएमएफ है, ये मान लीजिए मेरी कोर है और ये मेरा आयरन कोर है, मैंने करंट दिया आई, मैं फ्लक्स फाई पैदा करना चाहता हूं इसके अंदर, मैं फ्लक्स फाई फ्लो कराना चाहता हूं इसके अंदर, ठीक है। तो जो फ्लक्स आएगा फाई वो होता है एमएमएफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस। बट ये तो आइडियल है, अगर ये आइडियल है, ये मुझे चाहिए फाइनाइट, ये मुझे चाहिए फाइनाइट, ये आइडियल है, कोर, कोर मेरी आइडियल है, ट्रांसफर आइडियल है, क्योंकि तो ट्रांसफर आइडियल है, कोर भी आइडियल होगा। अगर कोर आइडियल है तो उसका रिलक्टेंस क्या होगा? जीरो। इसका मतलब फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू एमएमएफ डिवाइड बाय जीरो, और एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। अब मुझे ये चाहिए फाइनाइट, अब ये फाइनाइट केवल एक केस में बन सकता है, कब? डिनोमिनेटर तो जीरो है, तो इस तरह से तो इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन मुझे फाइनाइट चाहिए। ये फाइनाइट कब बनेगा? जब ये 0/0 सिचुएशन हो। 0/0 सिचुएशन होती है तो हम क्या लगाते हैं? लिमिट, याद है, उससे फिर फाइनाइट वैल्यू निकल के आती है, नहीं समझे? इसका मतलब आइडियल सिचुएशन में रिलक्टेंस जीरो बट फ्लक्स फाइनाइट होना चाहिए, मैं जानता हूं फ्लक्स फाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब करंट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर बिल्कुल नेग्लिजिबल या इन आइडियल सिचुएशन जीरो करंट में क्या पैदा कर देता है? टेंडिंग टू जीरो फ्लक्स, नॉट जीरो, टेंडिंग टू जीरो करंट में क्या कर देगा? जो फाइनाइट फ्लक्स है, जो मुझे चाहिए उतना फ्लक्स पैदा कर देगा, आइडियल ट्रांसफार्मर। नहीं समझे? इसीलिए तो सुनिए, इसीलिए तो यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज क्या हुई थी? सेम, क्योंकि अगर वोल्टेज सेम होगी तो करंट कितना आएगा? जीरो। आप डाउट ले सकते थे, आप कोई उस टाइम डाउट पूछ सकते थे क्या कि सर अगर आप कह रहे हो कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर है तो करंट कहां से आएगा इसमें? सीधी सी बात है, करंट तो आना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली करंट आएगा भी नहीं, क्योंकि कैसा ट्रांसफार्मर है? आइडियल। आइडियल में तो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इतना करंट होता है, और वही करंट क्या देता है आपको? फाइनाइट फ्लक्स पैदा कर देता है। आप समझे क्यों? आपको पॉइंट समझ आएगा? इसका मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर में एक्साइटिंग करंट, फ्लक्स पैदा करने वाला कौन सा करंट होता है? एक्साइटिंग और मैग्नेटाइजिंग करंट। आप बोलिए जो एक्साइटिंग करंट होगा वो कितना होगा? जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, क्योंकि एक्साइटिंग करंट ही रिस्पांसिबल होता है फ्लक्स पैदा करने के लिए। लेकिन आपका आयरन का ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्योंकि आइडियल है तो जीरो हो गया, ठीक है। तो आपका एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस, ये फ्लक्स फाइनाइट होना चाहिए, डिनोमिनेटर इसका जीरो बन गया, और इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, तो केवल एक सिचुएशन में आ सकती है फाइनाइट। कब? नंबर ऑफ टर्न तो जीरो हो नहीं सकती, जो करंट आ रहा है वो क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब जीरो करंट पे ही फाइनाइट फ्लक्स दे देते हैं। मतलब जीरो तो नहीं बोलेंगे, सोचने में अजीब सा लगता है ना, करंट तो आ नहीं रहा, जीरो एम्पियर आ रहा है, फिर भी फ्लक्स फाइनाइट होगा, ऐसा कैसे होता है? तो इसलिए आप लिखिए टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। मतलब जो करंट होगा अगर वो टेंड कर रहा है जीरो को, बिल्कुल माइन्यूट है, वो भी आपका फाइनाइट फ्लक्स दे देगा, अगर आइडियल सिचुएशन है तो। ऐसे आइडियल होती नहीं है, ठीक है, वो अच्छी बात है। कई बार आइडियलिटी अच्छी बात होती है, नॉन आइडियलिटी, कई बार नॉन आइडियलिटी बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। और इसीलिए हम जिंदा है। अगर सब कुछ आइडियल हो जाए, आप इमेजिन करो, ठीक है, सब कुछ आइडियल हो जाए तो क्या होगा? आप चल ही नहीं पाओगे, एक कदम नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। हम कॉम्प्रोमाइज से जीते हैं, रूल स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल रूल होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। आप बोलोगे मतलब कोई भी रूल आप देखो, अगर नेचर को देखें, नेचर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ऊपर से गिरोगे, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर 10 मंजिल ऊपर से गिरोगे जमीन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने रुपए हैं, आप मरोगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा। नेचर के रूल वैसे ही रहेंगे, ठीक है, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम लोग जो रूल बनाते हैं, हमारा कानून है, ठीक है, वो आप जानते हो, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता। तो कुल मिला के मतलब जरा देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे नेचर ही पढ़ रहे हैं ना, तो नेचर को ही पढ़ रहे हैं ना, तो कुल मिला के जरा देखो, हमें ये चाहिए फाइनाइट, तो ये जीरो है तो ये क्या होना चाहिए? टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि ठीक है, आइडियल में है, सोचने में भी अच्छा लग रहा है कि कोई करंट ले नहीं रहा, फ्लक्स बन गया है, पर कई बार नॉन आइडियलिटी अच्छी चीज है। आप जरा देखेंगे, खासकर डायोड में आपको पढ़ा हुआ नॉन आइडियलिटी के बारे में, वहाँ पे देखना कितनी बढ़िया चीज है नॉन आइडियलिटी। नॉन आइडियल डायोड होना बहुत जरूरी है, अगर आइडियल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, जला देगा सब कुछ, ठीक है, मतलब आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। आइडियल तो कुछ है ही नहीं फिर हमारे लिए, ठीक है, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं और जो किताबों में पढ़ते हैं।
तो किताबें क्या होती हैं, किताबें हमें जानकारी दे देती हैं जो रिलेट करती है चीज़ों को कि भाई ठीक है भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। फिर हमें प्रैक्टिकल लिमिटेशंस अपनी डालनी होती है कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारी क्या लिमिटेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो हम चीज़ों में फिर मॉडिफाई करते हैं, हम फिर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी लेते हैं, भाई इसमें ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन। इसलिए हम एक बढ़िया इंजीनियर क्या होता है जो एक बढ़िया अप्रोक्सीमेशन ले सके, ठीक है, वो एक बेहतर इंजीनियर होता है। क्या जो भी है, फिलहाल जरा देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो फ्लक्स है अगर रिलेक्टेंस 0 हो जाएगा तो और फाइनल फ्लक्स चाहिए तो करंट भी क्या होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। मतलब इन आइडियल ट्रांसफार्मर जो एक्साइटिंग करंट टेंड्स टू 0। एक्साइटिंग करंट जो फ्लक्स पैदा करता है, या मैग्नेटाइजिंग करंट आप बोल दीजिए, फिलहाल मैग्नेटाइजिंग ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। मैग्नेटाइजिंग करंट क्योंकि जो मैग्नेटाइज करता है कोर को, मैग्नेटाइजिंग मतलब जो मैग्नेटाइज करता है, जो फ्लक्स पैदा करता है, वो क्या होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट जो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। मुझे एक बात, कोर का रिलेक्टेंस, कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी, कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी, क्या आइडियल है, कोर की परमेबिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। अगर कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो, और हिस्टेरेसिस है ही नहीं, क्योंकि हिस्टेरेसिस तो किसमें होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में लेते हैं हिस्टेरेसिस। सैचुरेशन भी हम कब लेते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में। ना हिस्टेरेसिस है ना आपका हिस्टेरेसिस लॉस है, नहीं सैचुरेशन है। इसका मतलब क्या होगा, जब अगर हिस्टेरेसिस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हिस्टेरेसिस तो प्रैक्टिकल उन पे एग्जिस्ट करता है ना, तो हिस्टेरेसिस लॉस भी नहीं होगा, हिस्टेरेसिस लॉस भी नहीं होगा। दूसरी बात, कोर का कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, रेजिस्टेंस हम कोर का नेग्लिजिबल लेके चलेंगे, इसका मतलब एडी करंट लॉस क्या होगा, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं कोर का अपना, तो आई स्क्वायर आर लॉस, आर ही नहीं है पाथ का, जो करंट जो एडी करंट फ्लो हो रहे हैं उनके पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब लॉस इन द ट्रांसफार्मर इज 0, एफिशिएंसी इज 100%। ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं हो रहा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है, 100%। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी लॉस नहीं होगा, आइडियल सिचुएशन में एफिशिएंसी उसकी 100% होगी, आइडियल ट्रांसफार्मर की केस में। ठीक है, समझ आया भी, क्योंकि कोर का रेजिस्टेंस भी 0 होगा, कॉइल का रेजिस्टेंस भी 0 होना चाहिए। कॉइल वैसे तो प्रैक्टिकल में तो क्या होता है, कॉइल कॉइल जो आप बनाते हो कॉपर की बनती है या एल्यूमिनियम की बनती है, तो कॉपर में क्या होता है आपका, क्या होता है कॉपर में आपका रेजिस्टेंस होता है कॉपर का अपना, और इंडक्टेंस होता है अपना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस होती है, तो आइडियल में तो पावर लॉस होनी नहीं चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर। तो कुल मिला के हम आइडियल में, आइडियल ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, आर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका 0 होना चाहिए, कॉइल का भी और कोर का भी। एडी करंट की वजह से कोर में भी तो रेजिस्टेंस होता है भाई, एडी कोर करंट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एडी करंट लॉस। और एडी करंट लॉस क्यों होते हैं, बिकॉज जो करंट एडी करंट का जो लूप होता है उसका क्या होता है अपना रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो रेजिस्टेंस कोर का क्या होना चाहिए, 0, माने कोई एडी करंट लॉस नहीं, कोई हिस्टेरेसिस नहीं, लॉस होना ही नहीं चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर आइडियल सिचुएशन। करेक्ट है, तो मैंने बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या कंडीशंस होती है आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, परमेबिलिटी इनफाइनाइट, एक्साइटिंग करंट 0, मैग्नेटाइजिंग करंट 0, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और दूसरा क्या क्या बताया मैंने, लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर 0, कपलिंग फैक्टर इज इनफाइनाइट, सॉरी कपलिंग फैक्टर इज यूनिटी नॉट इनफाइनाइट, कपलिंग फैक्टर इज यूनिटी। वो मैं बता चुका हूँ आप जाने अनजाने में। कपलिंग का क्या मतलब होता है, कपलिंग का मतलब ये होता है कि जितना फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है सारा का सारा दूसरे में होना चाहिए। इसका मतलब परफेक्टली कपल्ड है दूसरी साइड, परफेक्टली कपल्ड है दूसरी साइड इसके साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है सारा का सारा किधर जाना चाहिए, सेकेंडरी में। उसको हम बोलते हैं कि वो बढ़िया कपलिंग हो रखी है, उसको हम बोलते हैं कि बढ़िया कपलिंग हो रखी है, प्राइम। तो कपलिंग फैक्टर अगर यूनिटी है, इसका मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर है। यूनिटी कपलिंग फैक्टर होने का क्या मतलब है, परमेबिलिटी 0, परमेबिलिटी इनफाइनाइट। परमेबिलिटी इनफाइनाइट बोलते ही अंडरस्टूड है कि कपलिंग फैक्टर क्या है, 1। क्यों भाई, क्योंकि परमेबिलिटी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, रिलेक्टेंस क्या है इस बात का, 0। तो जो फ्लक्स यहाँ से आएगा सारा सारा किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब कपलिंग तो अपने आप क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कुछ लोग अलग से भी लिख देते हैं कि कपलिंग इज 1, के कपलिंग फैक्टर इज 1, बट कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। वो परमेबिलिटी आपने इनफाइनाइट बोल दिया, इसका माने क्या है, कपलिंग फैक्टर इज यूनिटी। ठीक है, सारा का सारा फ्लक्स जो इधर से निकल रहा है सारा सारा इधर जाएगा। ठीक है, कपलिंग फैक्टर इज यूनिटी। करेक्ट है भाई, आगे बढ़े। जरा देखिए कपलिंग फैक्टर समझाता हूँ क्या चीज है। जैसे देखो ये कॉइल है और ये कॉइल है, यहां से फ्लक्स निकला 5, अब 5 का कुछ पार्ट इस फ्लक्स का इधर चला गया, कुछ फ्लक्स 5 इधर चला गया, तो कपलिंग फैक्टर K इज इक्वल टू, इस ट्रांसफार्मर का जो कपलिंग फैक्टर होगा तो K क्या होगा,
512 डिवाइड बाई 5। अब मान लीजिए सारा का सारा फ्लक्स इधर निकल रहा है, सारा इधर जा रहा है, तो 512 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी। जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है सारा अगर इधर चला गया तो 512 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी। तो कपलिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? 1। सर आइडियल सिचुएशन ऐसा होता है कि जो फ्लक्स यहाँ से निकला सारा इधर चला गया। जितना बढ़िया कपलिंग फैक्टर होगा उतना बढ़िया आपका ट्रांसफॉर्मर है, उतना उधर का फ्लक्स उधर जा रहा है, नहीं समझे, उतना ज्यादा उधर का फ्लक्स। कपलिंग फैक्टर बेसिकली परसेंटेज को बताता है कि कितना परसेंट फ्लक्स इधर से निकल के उधर जा रहा है, जो टोटल फ्लक्स यहाँ से निकला है उसका कितना परसेंट उधर जा रहा है, समझे, वो बताता है कपलिंग फैक्टर। ठीक है, कितना बढ़िया कपल्ड है, कितना बढ़िया कपलिंग हो रखी है दो साइड। ठीक है, वो चीज, वो बेसिकली ये चीज। आगे बढ़ सकते हैं। आपको समझ आया आइडियल ट्रांसफर क्या होता है? आइडियलिटी हम लोग शुरू में पढ़ेंगे, बाद में भी आइडियल चीजों को लेके चलेंगे, बट प्रैक्टिकलिटी मतलब प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, वो चीज देखेंगे बाद। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद एप्लीकेशन पे आऊंगा। एप्लीकेशन के लिए कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत, एप्लीकेशन सबसे लास्ट में पढ़ने वाला टॉपिक होता है। जब आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई तब पढ़ो ना एप्लीकेशन। पहले ही एप्लीकेशन पढ़ने लग जाते हैं, बुक्स में भी ऐसे लिखा होता है, पहले एप्लीकेशन लिख देते हैं, ये एप्लीकेशन है, वो समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो बेहतर है एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उन एप्लीकेशन को उठाते हैं। वैसे मैंने पहले बता दिया, सो अगर आप थोड़ा जो बोलते रहे पर्दे के पीछे रहते ना तो हम तरसते रहते हैं, क्या यार उसको देख ले। ठीक है, सस्पेंस में रहते हैं, नहीं इरशाद ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वैसे ये बोलते हैं कि लेडीज को पर्दे में रहना चाहिए। ठीक है, हमको मालूम है ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं है साहब। चले गए तो कुल मिला के पर्दे में रहता है तो थोड़ा छुपा रहता है, तो आदमी को ये रहता है कि कुल मिला के थोड़ा ये रहता है, तरस रहना चाहिए, तरस आता है। तो कुल मिला के तरस नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं चला, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो उसको फिर वो जब परमानेंटली उसकी शादी हो जाती है तब उसकी प्यास बुझती है, नहीं आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के जरा देखिए, इसको सस्पेंस बना के रखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो आएगी वो कैसे हम इसको देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन है, उनको बाद में करना पड़ता है। आप जरा ढूंढने की कोशिश करना, जैसे जब मैं थ्योरी पढ़ा हुआ, आप जरा ढूंढना कि जो एप्लीकेशन थी वो कैसे यूज हो रही है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मर मेरा यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, मैंने कोई हेडिंग लिखवाई आपको, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल क्या निकला ट्रांसफॉर्मर का, जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप पूरी 2 लाइनों में अगर आंसर दोगे ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो चेंजिंग फ्लक्स है वो क्या पैदा करता है, दूसरी साइड वोल्टेज पैदा कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने बताया था ये हमें। ठीक है, तो मैं उसकी फोटो लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के अब बढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मैं देख रहा था कि आप कहाँ थे। ठीक है, मैं आपकी तलाश कर रही थी आपको। चलिए गए टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, 2 तरह का हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, एक कोर टाइप और एक शेल टाइप। देखिए, एक आपका ट्रांसफॉर्मर होगा कोर टाइप और एक होगा शेल टाइप। ठीक है, कोर टाइप और एक शेल टाइप। एक होगा कोर टाइप और एक होगा शेल टाइप। जरा देखिए कोर टाइप क्या होता है। ये आयरन कोर बीच में मैंने बनाई है ना, ये वाली, ये आयरन कोर है। ठीक है,
जरा देखिए, कोर टाइप में क्या होता है, ये नीचे वाली जो होती है ना, ये लो वोल्टेज साइड है, ये सारी लो वोल्टेज है, और जो बाहर वाली है ये क्या है आपकी हाई वोल्टेज, ठीक है, ये आपकी हाई वोल्टेज। ऐसा क्यों बनाया मैंने, अभी हम जब पढ़ेंगे तब तो हम ऐसे बनाते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ऐसा क्यों बनाया, कोर में ऐसा क्यों होता है? प्राइमरी इधर होती है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज, एक तरफ लो वोल्टेज होती है, एक तरफ क्या होती है हाई वोल्टेज होती है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में अगर आपको डिफाइन कर रहा हो तो क्या आप ये बोलते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड से डिफाइन करते हो क्या, कि प्राइमरी साइड इतनी वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड इतनी वोल्टेज है, या ये साइड प्राइमरी है ये साइड सेकेंडरी है, ऐसा बोलोगे क्या? क्यों भाई, आप ट्रांसफार्मर को डिफाइन कर रहे हो तो क्या आप ऐसे डिफाइन करोगे कि भाई ट्रांसफार्मर की ये साइड प्राइमरी है ये साइड सेकेंडरी है? मैं ऐसे बोलूंगा आगे कभी? कोई भी प्राइमरी हो सकती है, जो सप्लाई दोगे वो प्राइमरी बन जाएगी, जो आउटपुट लोगे वो सेकेंडरी बन जाएगी। प्राइमरी में इधर भी बना सकता हूँ इधर भी बना सकता हूँ, इसका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी साइड से ट्रांसफार्मर को नहीं डिफाइन करते। कैसे करते हैं? तो ये लो वोल्टेज साइड है, ये हाई वोल्टेज साइड है, उस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये इसमें लो वोल्टेज अप्लाई करो, इसमें हाई वोल्टेज साइड अप्लाई करो। अब आप लो वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज साइड अप्लाई नहीं कर सकते। लो वोल्टेज साइड अगर कोई है, मान लीजिए लो वोल्टेज साइड है ट्रांसफार्मर की, आप इस तरफ हाई वोल्टेज नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए इसकी 220 रेटिंग है, 220 से 440 बना रहेगी, तो इस साइड फिक्स है कि 220 ही लगाओगे, इस साइड 440 आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस साइड 440 लगा दोगे, जला देगा वाइंडिंग को, नहीं समझे? तो कुल मिला के प्राइमरी सेकेंडरी से ट्रांसफार्मर कभी डिफाइन नहीं करते, बिकॉज प्राइमरी तो कोई भी हो सकती है, जिस तरह आप सप्लाई लगाओगे वो कोई भी प्राइमरी हो जाएगी, ठीक है? तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से ट्रांसफार्मर डिफाइन होता है। तो मान लीजिए, तो फिलहाल जरा देखिए, मेरे पास ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, तो मैंने बताया कि कोर टाइप में एक्चुअल में इस तरह से होता है जो हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसे दिखाते हैं। इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या गड़बड़ है, हम कंफ्यूज होते हैं फिर, क्योंकि हम गलत तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम ऐसे ही गलत तरीके से, पर एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है? पर आप बताइए कि ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी होती है? जब प्रैक्टिकल जब मैं बनाता हूँ तो ऐसा क्यों बनाता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है, इसका क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है इसका, ऐसा क्यों नहीं बना? ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, मतलब नहीं, ये लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज कुछ भी, लो वोल्टेज साइड एक, हाई वोल्टेज साइड, ठीक है? तो आप बताइए इसका उस तरह से क्यों, इस तरह वही सारी लो वोल्टेज एक साइड दिखाते, सारी हाई एक साइड दिखाते, उसका क्या नुकसान था, इसका क्या फायदा है, बताइए? सर हाई वोल्टेज अगर कोर दे रेडी रखांगे तो कोर सैचुरेशन हो सकती है? नहीं, कोर सैचुरेशन तो करंट से होती है, कोर सैचुरेशन तो फ्लक्स से होती है। हाई वोल्टेज का फ्लक्स से क्या लेना देना, वो नहीं है। हाँ जी बोलिए। मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा तो। और कोई लीकेज, जरा देखो, यहां से तो फ्लक्स निकलेगा, जो करंट आएगा उसकी वजह से कुछ फ्लक्स बनेगा, एक फ्लक्स तो ये जाएगा इधर, ठीक है, और एक फ्लक्स यहां से पास होगा। यहां भी ऐसा हो सकता है, लीकेज यहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि लीकेज फ्लक्स वो होता है जो केवल एक वाइंडिंग से लिंक करता है, दूसरी से लिंक नहीं करता, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। यहां पे लीकेज ज्यादा है, लेकिन यहां पर देखो, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग में मान लीजिए मैंने सप्लाई दी, तो इससे फ्लक्स बनेगा और इससे भी फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स ऐसे आएगा, तो एक फ्लक्स तो ऐसे आएगा, एक फ्लक्स ऐसे भी आएगा, लो वोल्टेज की वजह से थोड़ा बहुत बाहर से भी आएगा। सिमिलरली ये वाली लो वोल्टेज साइड है, ये भी बाहर की तरफ थोड़ा बहुत फ्लक्स देगी, लेकिन जो ये फ्लक्स बाहर से आएगा अल्टीमेटली अंदर तो हाई वोल्टेज के अंदर से भी तो पास हो रहा है, और ये वाला फ्लक्स भी अल्टीमेटली हाई वोल्टेज के अंदर से भी तो पास हो रहा है, नहीं समझे? इसका मतलब ऐसा कोई फ्लक्स है नहीं जो केवल एक ही वाइंडिंग से लिंक करेगा। तो इसमें तो क्या था, जो ये फ्लक्स था केवल एक प्राइमरी से लिंक कर रहा था, लो वोल्टेज से लिंक कर रहा था, जबकि यहाँ से जो ये फ्लक्स आएगा अल्टीमेटली प्राइमरी के लो वोल्टेज के भी अंदर से आएगा और हाई वोल्टेज के भी अंदर से आएगा। इसका मतलब लिंक दोनों से करेगा, समझे? इससे क्या फायदा हो गया आपका, लीकेज फ्लक्स आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है? लीकेज फ्लक्स कम हो गया, वो फ्लक्स जो यूटिलाइज नहीं हो रहा था उसको भी हमने क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, ठीक है? इसलिए जनरली हम इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कोर में, ठीक है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस। जनरली हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, बिकॉज इसमें विंडो एरिया ज्यादा है, शेल में विंडो एरिया नहीं होता। हाई वोल्टेज में हमें कूलिंग की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है, जितनी वोल्टेज हाई होगी उतने लॉसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है? एडी करंट लॉस उतना ज्यादा होगा, ठीक है? तो उसकी जो हीट होगी, क्योंकि एडी करंट लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो उतना हीट ज्यादा देगा वो, जितने हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करोगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको फिर विंडो एरिया ज्यादा चाहिए, कूलिंग ज्यादा चाहिए उसकी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे विंडो एरिया ज्यादा होता है, जबकि सेल टाइप में विंडो एरिया नहीं होता। विंडो एरिया जरा देखिए सेल टाइप में क्या होता, कैसे होता है,
ये है सेल टाइप। इसमें क्या होता है, प्राइमरी, लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, ऐसे होते हैं। इसमें सैंडविच टाइप होते हैं, ठीक है, आप सैंडविच कर दिया ना बीच में, इसमें ऐसे होते हैं, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, इस तरह से होती है, ठीक है, और फिर हाई, फिर लो। जरा देखिए, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि यहाँ पे लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज ऐसी होती है, फिर लो वोल्टेज, ठीक है, इस तरह से होती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सैंडविच। इसका क्या फायदा है? एक तो देखो विंडो एरिया इसमें कम है, विंडो बहुत छोटी होती है इसकी। जैसे देखो ये क्या है आपका, इसमें क्या होता है, बीच में एक ऐसे है और उसके सराउंडिंग में दो ऐसे हैं, सेल टाइप है, और जो बीच वाली है उसके ऊपर ऐसे सर्कुलर ऐसे बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, जस्ट अभी लेके आया तो अच्छे टाइम पे आया, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका सेल टाइप, ठीक है। इसमें देखो विंडो नजर आ रही है क्या कहीं पे आपको? इसमें गैप ही खत्म हो गया, ये बीच वाले में ऐसे ऐसे लपेटा गया है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया गया है। ये कोई कंपनी का नहीं है, ठीक है, वैसे तो लिखा दूंगा, नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ऐसे नहीं बनाया गया, वो जस्ट इतना ध्यान नहीं देते हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, पहले जरा प्राइमरी बना दो, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी बना दो, ठीक है, इतना कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन जनरली ऐसे होता है। अब ऐसे का क्या लॉजिक है, ऐसे हम क्यों बनाते हैं, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, सच बताऊंगा, ठीक है। आप लोग किसी को मिले तो बताना, ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, कि लो फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, ठीक है। तो हैप्टिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बेहतर है पहले सब पे क्या लगा दो, पहले सारी लो लपेट दो और उसके ऊपर फिर क्या कर दो, हाई लपेट दो, ऐसा करते हैं। जनरली तो ऐसा ही करते हैं, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही करते हैं जब हम बनाते हैं। बट कंपनीज जो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, लो वोल्टेज। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होना चाहिए, आप मुझसे नहीं पूछेंगे। हाँ जी, इस तरह का कंसेप्ट होता है। इसका क्या फायदा है, ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, ऐसे लगाने का क्या फायदा है, जरा देखो। लो वोल्टेज की वजह से सप्लाई, लो वोल्टेज में मान लीजिए आप प्राइमरी मान रहे हो, लो वोल्टेज को आपने लो वोल्टेज में सप्लाई दी, लो वोल्टेज में सप्लाई दोगे तो उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा और फ्लक्स ऐसे लूप बनाएगा, ऐसे लूप बनाएगा फ्लक्स, ठीक है। तो जो फ्लक्स यहां से निकलेगा वो सारा का सारा, कुछ फ्लक्स ऐसे भी तो लूप बना सकता है लो वोल्टेज की वजह से, क्या कहते हो, ऐसे भी तो फ्लक्स बना लूप बना सकता है, क्या कहते हो, बोलो भाई। यहीं का यहीं बना ले, नहीं तो जो यहीं का यहीं बनाएगा वो क्या होगा, वो भी तो इसके अंदर से ही आएगा, और मतलब हाई वोल्टेज के अंदर से ही तो आएगा वो भी, आप समझे ना पॉइंट। तो कुल मिला के क्या होगा आपका, इसमें लीकेज क्या हो जाएगा, लीकेज क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ही कम हो जाएगा, लीकेज होगा ही नहीं समझेगा। तो जो फ्लक्स यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगा एयर के थ्रू आगे, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, वो भी तो अल्टीमेटली हाई के अंदर से ही जाएगा, हाई वोल्टेज भी तो ऐसे लिफ्ट हुई है उसी के अंदर से ही तो जाएगा, इसका अंदर लीकेज, बल्कि यहाँ पे तो लीकेज होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये तो है ही लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। तो लो वोल्टेज में एक तो फ्लक्स ही बहुत कम होता है, दूसरा वो भी लीक हो जाए तो फिर मजे नहीं आएंगे, फिर वो बढ़ेगा ही नहीं, फिर वो बात ही नहीं रहेगी आपकी ट्रांसफार्मर के अंदर। तो अल्टीमेटली इसलिए हम यहाँ पे तो लीकेज को होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत चल भी जाता है, इसलिए यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत तो लीकेज हो रहा है। क्यों हो रहा है, कहाँ पे है थोड़ा बहुत लीकेज, तो ये फ्लक्स जो एयर में आ रहा है ये केवल आधी हाई वोल्टेज से लिंक कर रहा है, आधी से तो नहीं कर रहा। इस वाली साइड से ये वाला लीकेज कहाँ लिंक कर रहा है, नहीं समझे, इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत तो लीकेज हो रहा है, आप समझेगा मेरा पॉइंट। भाई जो ये लीकेज फ्लक्स होगा ये आधी हाई वोल्टेज के अंदर से तो जाएगा ही जाएगा, बट बाकी आधी से तो नहीं जाएगा, नहीं समझे। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो लीकेज है ही, लेकिन इसमें वो भी नहीं होगा, इसमें तो सारा जाएगा। इसका मतलब इसमें लीकेज क्या होता है, सेल में
बहुत कम होता है। तो शेल टाइप में लीकेज फ्लक्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जबकि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। ये हाई वोल्टेज के लिए ज़्यादा, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आपने बाहर ट्रांसफर लगे होता है डिस्ट्रीब्यूशन और आपके ट्रांसमिशन के लिए, उनमें ज़्यादातर इस ट्रांसफर का यूज़ होता है, इस टाइप के ट्रांसफर का। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? लो वोल्टेज एप्लीकेशन, जैसे कि आपके सामने है फिलहाल ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, देखेंगे इसका स्पेशली ये आपके एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने मंगवाया, तो वो हम शायद नेक्स्ट क्लास में हम देखें। ठीक है, या फिर ब्रेक के बाद। इससे हाई वोल्टेज के लिए और उससे लो वोल्टेज के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कूलिंग अरेंजमेंट बढ़िया है। हाई वोल्टेज में ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, एडी करंट लॉस वगैरह। ठीक है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, तो कुल मिला के वो लॉस होने से गर्म बहुत ज़्यादा होगा वो। ठीक है, और उसकी कूलिंग अरेंजमेंट बढ़िया होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे विंडो एरिया इतना कम है, और जब आप वाइंडिंग लपेटोगे तो विंडो भी खत्म हो जानी है, तो वो एयर भी पास नहीं हो पाएगी, इसके अंदर से कुछ भी पास नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे कूलिंग की अरेंजमेंट है नहीं। जैसे कि देखो इसमें कोई कूलिंग अरेंजमेंट नहीं है, एयर कूल ट्रांसफॉर्मर है, एयर ही इसको कूलिंग करेगी, एयर ही इसका कूलिंग करेगी, समझे? तो कुल मिला के यहाँ पे क्या चक्कर है आप समझ गए हो। ठीक है, इसमें कूलिंग रिक्वायरमेंट। हाँ जी, ना जरा देखो ये फ्लक्स, जैसे लो वोल्टेज में सप्लाई किया आपने, इसकी वजह से ये फ्लक्स है। लो वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट है, कैसे जरा देखो बेसिकली किस तरह से है वो जरा देखो, ऐसे कनेक्शन होते हैं वो जरा देखो कैसे हम बनाते हैं इसको। ये मैंने लो वोल्टेज लपेटी और इसकी सीरीज में ही वही वायर इधर ले आए और वो लपेट दिया, सेम वही वायर है, ये लो वोल्टेज वाइंड किए मैंने। और फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, आधी हाई वोल्टेज इसके ऊपर और सेम उसी के सीरीज में आधी इसके ऊपर, समझ आया? हाई वोल्टेज ऐसे लगाते हैं, तो आधी लो वोल्टेज इस पे होती है, आधी लो वोल्टेज इस पे होती है, सीरीज में होती है, लेकिन कनेक्शन वही वायर आगे गया होता है। सिमिलरली हाई वोल्टेज भी क्या होता है, आधी इस पे आधी इस पे, और वही वायर आगे गया होता है। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है। अब लीकेज जरा देखो, लीकेज अभी भी हो रहा है, कैसे हो रहा है वो जरा देखो। यहाँ से जो इस लो वोल्टेज में प्राइमरी मान लेता हूँ मैं लो वोल्टेज को, जब मैंने लो वोल्टेज को सप्लाई दी तो ये जो लो वोल्टेज फ्लक्स पैदा करेगी, क्योंकि उसमें करंट आएगा, प्राइमरी में करंट आएगा तो फ्लक्स पैदा करेगा एमएमएफ की वजह से, तो इसकी वजह से भी फ्लक्स पैदा हुआ, इसकी वजह से भी फ्लक्स पैदा हुआ। ठीक है, अब इसका फ्लक्स दो रास्ते बनाना है, एक तो क्लोज लूप और एक साइड में लूप। ठीक है, अब इसका भी क्लोज लूप, एक तो एक क्लोज लूप बन गई है और एक साइड वाली लूप बन गई। ठीक है, ये वाला क्लोज लूप बनाई तो, और ये क्लोज लूप बनी, तो एयर में से भी जा रहे हैं। अब सुनिए, हम चाहते हैं कि सारा का सारा फ्लक्स जो लो वोल्टेज का है वो हाई वोल्टेज से पास होना चाहिए। ठीक है, तभी तो लीकेज जीरो होगा। अब जरा देखिए क्या होगा, यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है लो वोल्टेज का, ये वाला फ्लक्स साइड वाला, ये हाई वोल्टेज के अंदर से भी आ रहा है, बट सारी की सारी हाई वोल्टेज से नहीं आ रहा, आधी हाई वोल्टेज से आ रहा है, नहीं समझे? आधी से नहीं आ रहा, करेक्ट है? ये वाला फ्लक्स इससे लिंक नहीं कर रहा, ये जो ये साइड वाला फ्लक्स है ये सिर्फ इस हाई वोल्टेज साइड से लिंक कर रहा है, इस हाई वोल्टेज साइड को छोड़ दिया इसने, समझे? तो कुछ परसेंट हमारी क्या रहती है, थोड़ा बहुत लीकेज रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल कम होगा लीकेज, तो इसलिए लीकेज फ्लक्स ना हो इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, और इसमें तो हमें चाहिए भी, लीकेज होना भी नहीं चाहिए, बहुत कम लीकेज होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस तरह के डिजाइन हम लोग तैयार करते हैं। ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए होते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बिकॉज इनमें विंडो एरिया होता ही नहीं है, इनमें खत्म हो जाती है विंडो की, वाइंडिंग आए तो वायर आएंगे ना इनके बीच में, ये वायर आ रखे हैं बीच में। आप देखो यहाँ पे विंडो है, ये नजर आ रहा होगा, थोड़ा बहुत साइड, दूसरी साइड नजर आती है, खाली है ये स्पेस। ठीक है, तो ये बेसिकली विंडो है, तो विंडो में एक प्रॉब्लम आप समझ गए हो। ठीक है, इसमें विंडो प्रॉब्लम है, इसमें नहीं है, इसमें कूलिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, इसलिए हाई वोल्टेज के लिए यूज करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत लीकेज हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 12,000 13,000 वोल्ट है, उसमें 2 वोल्ट ड्रॉप भी होगी तो क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ जी, जिस पे आपने हाँ मैंने बोला था, देखो ये बेसिकली क्या है, कोर में लो वोल्टेज नीचे होती है, उसके ऊपर क्या होती है, हाई, और आधी लो इधर होती है, आधी लो इधर होती है। तो जब आप इसकी वाइंडिंग करते हो तो क्या होता है, पहले लो वोल्टेज को वाइंड करो, आधी वाइंड होगी यहाँ पे, अब बाकी आधी उसी वायर को इधर ले आओ और फिर से वैसे वाइंड कर दो। ठीक है, और एक वायर इधर निकालो, एक वायर ये तो लो होगी ब्लैक में, और फिर हाई करनी है, हाई करनी आधी इसके ऊपर इधर करनी है, आधी इसके ऊपर इधर करनी है, तो आधी हाई वाली इधर कर दो और आधी हाई वाली इधर कर दो, सीरीज में लेके आओ, लेकिन वायर को सेम वही वायर आना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ सोचेंगे आधी इधर है, इसके अलग कनेक्शन है, इसके अलग कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम उसी के सीरीज में। ठीक है भाई, हाँ जी, एलवी के ऊपर लपेटनी है। ऊपर क्यों, हाई वोल्टेज को नीचे क्यों नहीं किया, बिकॉज वो हाई टेंशन वायर होती है। ठीक है, हाई वोल्टेज वायर उनको
कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उनको अगर आपने नजदीक नजदीक कर दिया तो क्या होगा बताओ? तो वोल्टेज इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इंसुलेशन हाई वोल्टेज पे ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। इंसुलेशन खराब हो सकती है, सीधी सी बात। इंसुलेशन जब आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप की इंसुलेशन होती है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है उनका खराब होना, ठीक है। तो बेसिकली इंसुलेशन रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को बाहर करते हैं, सो दैट वो थोड़ा बहुत इंसुलेटेड भी रही, ठीक है। उनका वो ठंडी रहेगी तो इंसुलेशन भी बढ़िया काम करेगा। तो सराउंडिंग के साथ, बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ हम चाहते हैं कि जुड़ी रहे। बिकॉज आप सोचिए, इंसुलेशन का मतलब होता है वायर के ऊपर एक कोटिंग होती है, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। अगर आपने वायर को गर्म कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, वो कोटिंग पपड़ी बन जाती है। जैसे आप बारिश के टाइम जमीन पे क्या होता है, पानी गिरता है, और जब पानी सूखता है तो क्या होता है, तो जमीन जो होती है उसकी क्या निकल आती है, छोटी छोटी लेयर सी, पपड़ी सी बन जाती है, आपने देखा है। तो कुल मिला के, क्योंकि जो भाप होती है वो निकलती है भी उसके नीचे से, तो जो लेयर वो जमीन होती है वो थोड़ी सी पपड़ी सी बन जाती है ऊपर सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये तो सबने देखा होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब आप वायर को गर्म करते हो बहुत ज्यादा, उसके ऊपर जो इंसुलेशन है उसकी पपड़ी बन जाती है। इसका मतलब अगर वायर को गलती से भी आपने थोड़ा सा भी बेंड कर दिया, वो सारी पपड़ी टूट के क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। वो वायर का जैसे कई बार ये देखते हो आप, प्लास्टिक वायर भी ऐसे हो जाता है कई बार। जैसे प्लास्टिक वायर से ज्यादा, जैसे ये वाला वायर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वायर है, ये वाला वायर में से मैंने एक दिन बहुत हाई करंट फ्लो करवाया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद जिस तरह का ये वायर है ये वैसा नहीं रहा, ये तो बहुत स्मूथ है, ठीक है, बहुत लचीला है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, ये टाइट हो गया, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि कोई वायर बहुत दिनों तक गर्म हुआ, ठीक है, इसमें हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो सराउंडिंग के टच में नहीं था, गर्मी उसके अंदर ज्यादा थी, वो निकल नहीं पाई उसकी गर्मी, तो उस वजह से बहुत ज्यादा वो एक तरह से वो हो जाएगा। और उसको अगर आप ऐसे मोड़ोगे वो टूट भी सकता है, समझा। तो उसकी जो इंसुलेशन है वो गड़बड़ करेगी, समझा। तो इसलिए जो ये वाले हाई वोल्टेज होती है हम आउटर साइड पे रखते हैं, ठीक है, आउटर साइड पे रखते हैं, सो दैट इनकी कूलिंग सही हो, इनकी इंसुलेशन बरकरार रहे। इंसुलेशन क्यों, ऐसा क्यों, इंसुलेशन क्यों हम चाहते हैं, चलो देखिए इंसुलेशन का क्या लॉजिक है। हम इंसुलेशन क्यों ब्रेक नहीं करना चाहते। मान लीजिए मेरे पास ये साइड है और इसके ऊपर मैंने वायर लगाई और वायर के ऊपर इंसुलेशन है, जो येलो कलर की आप देखते हो इंसुलेशन है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा येलो कलर की थोड़े से इंसुलेशन लगी हुई है हर एक वायर के ऊपर, और वायर बिल्कुल एक दूसरे के पास में, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे पास में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब आप इमेजिन करो बीच में से इंसुलेशन गायब होगी, बीच में से इंसुलेशन गायब होगी यहाँ से, इसका तो ऊपर वाला वायर और नीचे वाला क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। तो जो करंट घूम के आना चाहिए था और फिर नीचे वाले में जाना चाहिए था, वो क्या क्या जाएगा, डायरेक्टली जाएगा, क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया उसको। इसका मतलब जो टर्न्स थी उसको बाईपास कर दिया उसने, भाई ऊपर से घूम के नीचे वाले वायर में जाना चाहिए था ना। अब क्योंकि बीच की इंसुलेशन है ही नहीं, वो करंट क्या करेगा, ऊपर से सीधा नीचे वाले टर्न में जाएगा, तो टर्न उसकी क्या होगी, बाईपास होगी, टर्न बाईपास होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगी तो रेजिस्टेंस भी टर्न्स का कम हो जाएगा, आग लग सकती है वहाँ पे, क्योंकि कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो भी तो सफिशिएंट अमाउंट का होना चाहिए। 220 वोल्ट पे लगा रहे हो आप, और ये शॉर्ट हो रखी है, सारी वाइंडिंग शॉर्ट हो रखी है, मान लीजिए यहाँ तक की सिर्फ ये वाइंडिंग बची हुई है। अब इन वाइंडिंग का तो करंट इनमें से इनके थ्रू होता हुआ आएगा ही नहीं, बस इन दोनों वाइंडिंग में आएगा। अब इससे क्या क्या नुकसान है, केवल ये दो वाइंडिंग अपीयर हो रही है और इनका रेजिस्टेंस क्या है, वेरी पुअर, तो वेरी पुअर है तो करंट क्या आएगा, फिर वेरी हाई आएगा, तो इनको भी आग लगा देगा, समझ आया। तो कुल मिला के शॉर्ट नहीं होनी चाहिए वाइंडिंग। वाइंडिंग शॉर्ट होने का क्या एक नुकसान, वाइंडिंग शॉर्ट क्यों होती है, बिकॉज इंसुलेशन हट जाती है उनके बीच की, और इंसुलेशन को कैसे बरकरार रखना है, भाई आप इमेजिन करो ना ये वायर है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे लपेट दूंगा तो बिकॉज ये इसके ऊपर जो प्लास्टिक की इंसुलेशन लगी यही तो रोक रही है इनके कनेक्शन को, नहीं समझे। तो आप इमेजिन करो टूट गई बीच में से, तो कॉपर है वो कॉपर से कनेक्ट हो जाएगा, नहीं समझे, तो टर्न्स बचेंगे नहीं, फिर वो टर्न को बाईपास कर देगा, उसका नुकसान है, कई तरह से नुकसान है। एक तो नंबर टर्न्स कम हो जाएगी, जितने आपने डिजाइन किए उसके अकॉर्डिंग टर्न्स है ही नहीं, रेशियो अलग आएगा वोल्टेज का, नहीं समझे, एक तो ये नुकसान है। दूसरा 220 वोल्ट है, टर्न ये सारी वो खत्म होगी, केवल 2 टर्न बची हैं, तो रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पूरे कॉइल का, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो करंट जो आएगा बहुत ज्यादा आएगा, आग लग जाएगी वहां से, समझ रहे हैं। वो कॉइल जो है वो 220 वोल्ट को रोक ही नहीं पाएगी, नहीं समझे। तो इस वजह से हम लोग इंसुलेशन को देखते हैं। तो आपको पता है 2 टाइप के मेरे ट्रांसफर होते हैं,
एक कोर टाइप और एक सेल टाइप। इससे ज़्यादा इसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, वैसे तो आप पढ़ना चाहोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आगे बढ़ते, ठीक है। तो मैंने बताया कि क्या दो टाइप होती है मेरे पास, कौन सी दो टाइप होती है वो मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते, ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है। तब तक मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, ठीक है, क्योंकि मुझे एक दो कनेक्शन करने हैं भाई, वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, कितना टाइम हुआ है? 12:30 से लेके फिर क्लास लगा लेंगे 2 बजे तक, 2 बजे फिर लंच ब्रेक दे देंगे, ठीक है, ठीक है। अभी ब्रेक ले लो, 1 मिनट।